हेलो स्टूडेंट, वेरी गुड इवनिंग। आई होप यू आर फाइन। वेलकम टू एक्सपर्ट क्लासेस बाय मंजू मैम। स्टूडेंट, जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं कि इस समय हम आप लोगों का जो है मॉडल पेपर स्टार्ट किए हुए हैं। ये आप लोगों का मॉडल पेपर एमए सेकेंड सेमेस्टर वालों का जिनका जो एमए सेकेंड सेमेस्टर है और परीक्षा आप लोगों का स्टूडेंट, जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं कि 24 जून से आप लोगों का परीक्षा स्टार्ट होने वाला। तो ये एमए सेकेंड सेमेस्टर होम साइंस की क्लास, ब्रांच कौन सा है स्टूडेंट? आप लोग का जो ह्यूमन डेवलपमेंट ब्रांच है उसी की क्लास है। पेपर कौन सा है स्टूडेंट? तो आप लोगों का पेपर 2 है। पेपर का नाम क्या है? तो निर्देशन एवं परामर्श के सिद्धांत, जिसको हम इंग्लिश में क्या बोलते हैं? प्रिंसिपल ऑफ गाइडेंस एंड काउंसलिंग। इंग्लिश में पेपर का नाम क्या है? प्रिंसिपल ऑफ गाइडेंस एंड काउंसलिंग। ये आप लोगों का क्या है? इंग्लिश में पेपर का नाम है स्टूडेंट, ठीक है। और इसका एग्ज़ाम जो है आप लोगों का 26 जून को होने वाला है। और ये देखिए, एक क्लास सब पास है स्टूडेंट, यानी कि इसमें हमने आप लोगों के जितने भी यूनिट से क्वेश्चन बनते हैं आप लोगों को लगभग जो है हमने दे दिया है, जो कि आपके एग्जामिनेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। तो सिर्फ आप लोग एक ही वीडियो पढ़ के जाएंगे तो भी आप लोग जो है अच्छे से इसको कर लेंगे। अब आइए देखिए, हम प्रश्न की ओर बढ़ते हैं स्टूडेंट। प्रश्न हमारा क्या कह रहा है कि निर्देशन से आप क्या समझते हैं? ठीक है, निर्देशन से आप क्या समझते हैं? निर्देशन की विशेषताएं एवं आवश्यकता पर प्रकाश डालिए। या इसी प्रश्न को ऐसे पूछ सकता है कि निर्देशन क्या है? ठीक है, निर्देशन के लिए विभिन्न क्षेत्रों से संबंधित समस्याओं का वर्णन कीजिए। ठीक है, तो आपको चाहे दोनों तरीके से किसी भी तरीके से प्रश्न पूछे, आपका आंसर क्या होगा? तो आइए देखिए, हम आंसर की तरफ बढ़ते हैं। तो उत्तर देखिए इसका क्या है स्टूडेंट, कि देश की स्वतंत्रता मिलने के पश्चात शीघ्र ही यहाँ के कर्णधारों तथा विचारकों ने व्यक्ति और राष्ट्र के कल्याण को ध्यान में रखते हुए लोकतांत्रिक संविधान पारित किया, जिसमें भारत के प्रत्येक नागरिक को, चाहे वो किसी जाति, किसी धर्म, किसी वर्ग, किसी लिंग, वर्ण, भाषा या प्रदेश का मतलब हो, ठीक है, का हो, या तो उसको क्या करना है, तो अपने व्यक्तित्व के सर्वांगीण विकास के लिए अधिकार प्रदान किए गए। यानी यहाँ पर कहा गया कि स्वतंत्रता के बाद क्या हुआ, आप सभी लोग जानते हैं कि मौलिक अधिकार बने। ठीक है, तो मौलिक अधिकार में ये लाया गया कि चाहे वह सिर्फ भारतीय होना चाहिए, चाहे वो किसी जाति, धर्म, मजहब का हो, लिंग का हो, या कहीं भाषा हो, कहीं किसी भी प्रांतीय भाषा से निवास करता हो, वो किसी भी प्रदेश में निवास करता हो, उसको क्या भारत की नागरिकता मिली हो, तो उसके लिए जो है वो सामान्य नियम, मतलब सबको जो है एक बराबर का जो है अधिकार दिया जाएगा, जिसमें बोलने का अधिकार, सुनने का अधिकार, स्वतंत्रता का अधिकार, सभी को मतलब समान रूप से अधिकार दिया जाएगा। फिर क्या है, नागरिकों के जीवन स्तर और सुख, राष्ट्र की प्रतिष्ठा तथा समृद्धि, आंतरिक संगठन और बाह्य सुरक्षा को बढ़ाना और सुदृढ़ करना इत्यादि उद्देश्यों की पूर्ति के लिए राष्ट्र के विभिन्न पंचवर्षीय योजनाएं भी क्या किया गया, उसमें लागू किया गया। अब आइए देखिए, हम निर्देशन का अर्थ के बारे में बात करते हैं। तो निर्देशन का मतलब क्या होता है? निर्देशन, जिसको हम इंग्लिश में क्या बोलते हैं? गाइडेंस बोलते हैं। तो उसका अर्थ क्या होता है? तो निर्देशन का तात्पर्य एक ऐसी प्रक्रिया से है जिसमें एक व्यक्ति को इस प्रकार सहायता प्रदान की जाती है कि वह अपनी जन्मजात और अर्जित क्षमताओं को समझते हुए अपनी समस्याओं को स्वयं हल करने में उपयोग कर सके, ताकि उसका व्यक्तिगत जीवन सुखी और सामाजिक जीवन उपयोगी हो सके। ठीक है, तो निर्देशन का क्या तात्पर्य है? निर्देशन ऐसा होता है, निर्देशन का मतलब क्या होता है? निर्देशित करना। ठीक है, निर्देशन का मतलब क्या होता है? एक तरह से निर्देशित करना, गाइड करना, ये क्या है? आपके निर्देशन का अर्थ होता है। अब आइए देखिए, हम परिभाषा की बात करते हैं। परिभाषा में क्या है? तो जोन्स के अनुसार का मतलब क्या हुआ कि निर्देशन एक प्रकार का व्यक्तिगत सहायता है जो एक व्यक्ति दूसरे को इसलिए प्रदान करता है कि वह अपने जीवन के लक्ष्य निर्धारित कर सके और स्वयं लक्ष्य की पूर्ति से संबंधित समस्याओं को सुलझा सके। देखिए, निर्देशन आप सरल भाषा में समझिए। जैसे बहुत से बच्चे हमसे पूछते हैं कि मैम हम एमए करें कि बीएड करें। तो देखिए, एमए करने के बाद अगर बीएड करते हैं तो आपकी क्या है, मानसिक योग्यता बहुत ज़्यादा बढ़ गई, तो आप चीज़ों को क्या समझ सकते हैं। लेकिन अगर सिर्फ आप ग्रेजुएशन के बिहेव पर अगर बीएड कर
करते हैं तो वहाँ पे वो भी अच्छा है, दोनों अच्छा है, ठीक है। जिसकी अगर आर्थिक स्थिति अच्छी है तो वो क्या कर सकता है, वो डायरेक्ट बीएड करके अपना एमए करे, ठीक है, या बीएड करके अपनी सीधे तैयारी में लग जाए। टीजीटी, पीजीटी, एलटी ग्रेड, बहुत सारी वैकेंसियाँ जो टीचिंग जॉब के लिए होती है तो उनकी तैयारी के लिए वो लग सकता है। हाँ, लेकिन अगर जिनका मान लीजिए इकोनॉमिकली थोड़ा सा वो वीक है तो वो क्या कर सकते हैं, वो एमए कर सकते हैं। एमए करने से ये होता है कि आपका माइंड बहुत ज़्यादा डेवलप हो जाता है और आप जो है सही और गलत में अंतर समझने लगते हैं। आप अपने भविष्य के प्रति जो है सजग हो जाते हैं कि हमको आगे चल के भविष्य में क्या करना है। बहुत से बच्चे जो है एमए करके जो है नेट परीक्षा निकालने के बाद किसी भी सेल्फ फाइनेंस कॉलेज में जो है पढ़ा सकते हैं। 20 से 25 हज़ार सैलरी की जो है जॉब कर सकते हैं और अपना जीविकापार्जन वो कर सकते हैं। तो ये सब क्या सब एक तरह से क्या है, गाइडेंस ही, एक तरह से क्या है, निर्देशन ही है। अब देखिए स्किनर के अनुसार निर्देशन की क्या परिभाषा। निर्देशन युवक को सहायता देने की वह प्रक्रिया है जिसके द्वारा वह स्वयं के साथ, दूसरों के साथ और परिस्थितियों के साथ क्या करता है, समायोजन करना सीख लेता है, ठीक है। तो निर्देशन भी क्या करता है, आपके समायोजन में सहायक होता है। वहाँ कहाँ पर आप समायोजन करेंगे, दूसरों के साथ कर सकते हैं और परिस्थितियों, जैसे मान लीजिए इस समय एग्जाम का समय है, ठीक है, और खेत का भी काम अगर आप लोगों के आ गया तो अब आप क्या करेंगे, आप यहाँ पर समायोजन करेंगे ना कि आप अपनी पढ़ाई के साथ साथ क्या कर रहे हैं, खेत का भी काम कर रहे हैं। तो यहाँ पर क्या एडजस्टमेंट ही आप कर रहे हैं, क्योंकि परीक्षा में भी रिजल्ट आपको अच्छा लाना है और आपका खेती न बिगड़े, जिससे कि क्या हो, आपके माता पिता न नाराज हो। खेती भी क्या है, आपका एक जीविकापार्जन का साधन है। तो ये सब चीज़ें क्या होती हैं, हम उसको ध्यान में रखते हुए करते हैं, ठीक है। फिर हसबैंड के अनुसार, तो हसबैंड के अनुसार क्या है, तो निर्देशन युवक की उसकी भावी जीवन के लिए तैयार करता है, समाज में उसके स्थान के लिए फिट करने में सहायता देने के रूप में परिभाषित करता है। जो निर्देशन होता है वो क्या, युवक के भावी यहाँ पर वह पे छोटी की मात्रा होगी, ठीक है। भावी जो है जीवन के लिए क्या करता है, तैयार। भावी का मतलब क्या हो, भविष्य में, भविष्य के लिए क्या करता है, निर्देशन आपको तैयार करता है और आपको मतलब फिट रहने के लिए क्या है, सहायता प्रदान कर। आप कैसे मतलब अपने जीवन में आगे बढ़ सकते हैं, अपना जीविकापार्जन अच्छे से चला सकते हैं, उसके लिए भी क्या है, निर्देशन जो है गाइडलाइन जो है प्रदान करता है। अब आइए देखिए हम बात करते हैं निर्देशन की विशेषताएं की। तो देखिए आप तो यहाँ पर ऐसे लिख सकते हैं कि निर्देशन की निम्नलिखित विशेषताएं होती है। तो पहला क्या, आपका निर्देशन एक अनवरत प्रक्रिया है, यानी निर्देशन जो होता है वो अनवरत का मतलब कि बिना रुके, ठीक है, बिना रुके बिना थके जीवन प्रयत्न चलने वाली क्या होती है, प्रक्रिया होती है, यानी लगातार चलती रहती है, ठीक है। जिसके द्वारा शैशवावस्था से लेकर वृद्धावस्था तक के व्यक्ति को व्यक्तिगत सहायता प्रदान की जाती है, ठीक है। निर्देशन क्या है, एक अनवरत नहीं बिना रुकने वाली प्रक्रिया है जो कि शैशवावस्था से स्टार्ट होकर क्या होती है, वृद्धावस्था तक जो है मतलब चलती रहती है और जो कि क्या करती है, व्यक्ति को जो व्यक्तिगत का मतलब क्या हुआ कि पर्सनल जो है उसको सहायता प्रदान करती है। दूसरा क्या, निर्देशन सेवा सभी आयु वर्ग लिंग जाति के लिए होती है। ऐसा नहीं कि गाइडेंस सिर्फ का विशेष जाति विशेष वर्ग विशेष लिंग के लिए होती है, नहीं। निर्देशन चाहे वो लड़का हो, चाहे लड़की हो, चाहे बड़ा हो, चाहे बूढ़ा हो, चाहे हिंदू हो, चाहे मुसलमान हो, सभी वर्ग आयु के लिए क्या होता है, निर्देशन जो है मतलब सेवा भाव से चलाई जाता है। फिर क्या, निर्देशन में व्यक्ति पर ध्यान केंद्रित किया जाता है। निर्देशन में क्या होता है, व्यक्ति पर ध्यान केंद्रित होता है और परामर्श में क्या होता है, व्यक्ति पर ध्यान केंद्रित नहीं होता है, समस्या पर ध्यान केंद्रित होता है। पहला अंतर देखिए, निर्देशन और परामर्श में आप ये बता सकते हैं कि निर्देशन जो होता है वो व्यक्ति ध्यान केंद्रित होता है और परामर्श क्या होता है, समस्या ध्यान केंद्रित होता है, ठीक है। अब आइए देखिए चौथा पॉइंट हमारा क्या है, चौथा है कि निर्देशन के द्वारा व्यक्ति में अंतर्दृष्टि उत्पन्न होती है, ठीक है। निर्देशन के द्वारा क्या, व्यक्ति में अंतर्दृष्टि उत्पन्न होती है। पांचवा क्या है, निर्देशन द्वारा व्यक्ति समस्या समाधान में प्रवीण बनता है। निर्देशन द्वारा क्या होता है, व्यक्ति जो होता है समस्या समाधान में प्रवीण बनता है। निर्देशन द्वारा व्यक्ति समायोजन करना सीखता है। निर्देशन व्यक्ति के संतुलित व्यक्तित्व के विकास में भी क्या होती है, सहायक होती है, ठीक है। तो निर्देशन के जरिए ही क्या करता है, व्यक्ति जो है अपने आप को जो है बैलेंस व्यक्तित्व वाला बनाता है। निर्देशन के द्वारा ही व्यक्ति क्या है जो है कहीं भी किसी भी वातावरण में समायोजन करना सीखता है। अगला पॉइंट हमारा क्या है कि निर्देशन के द्वारा व्यक्ति अपनी क्षमताओं का पता लगाकर उनका विकास करने में सफल होता है, यानी निर्देशन के जरिए ही
क्या करता है, कोई भी व्यक्ति, हर व्यक्ति जानता है ना कि हम ये काम कर सकते हैं या नहीं कर सकते। आपसे बढ़कर आपको कोई नहीं जान सकता। जितना इंसान, हर इंसान जो है अपने आप को अच्छी तरह से जानता है, अपनी योग्यता के बारे में, अपनी पढ़ाई के बारे में, अपना उसका क्या रुचि है, वो अगर कंपटीशन निकाल सकता है कि नहीं, ये सब कुछ क्या है एक व्यक्ति जो है जानता है। जैसे आप लोगों में से बहुत से बच्चे जो होंगे नेट की तैयारी के लिए कह रहे होंगे, सोच रहे होंगे कि नहीं हमको नेट के, लेकिन उसमें भी क्या है, जब आप सिलेबस देखेंगे फिर आपकी अंतरात्मा कहेगी कि नहीं ये हम कर लेंगे, या अंतरात्मा कहती है नहीं ये तुम नहीं कर सकती, तो फिर क्या होता है, हमारा एक दूसरा मन होता है जो कहता है नहीं चुप पगले, ये परीक्षा क्यों, ये परीक्षा हम ही जैसे लोग ना निकाले हैं। तो क्या करते, आपने क्या किया, आपने जैसे अपने मन को मतलब वो समझाया कि नहीं ये परीक्षा भी मेरे लिए ही बनी और मैं ही निकाल सकता हूँ। तो ये क्या होता है, जब जैसे कभी कभी होता है ना, जैसे मेरे अंदर क्या एक जिद्दपन है, हाँ, अगर मुझे कोई कहता है नहीं ये तुम काम नहीं कर सकती हो, तो मैं डेफिनेटली उस काम को करके दिखाती हूँ। मैं उस समय कोई उत्तर प्रत्युत्तर नहीं करती, लेकिन हाँ उस काम को करके प्रूफ करके दिखाती हूँ कि मैं भी इस काम को आई कैन डू इट, मैं भी इस काम को अच्छे से कर सकती हूँ। तो मतलब चैलेंज भी फेस करना, चैलेंज को हमेशा कभी भी निगेटिव नज़रिए से नहीं लेना चाहिए। अगर कोई आपको कहता है नहीं आप कमज़ोर गधा ही हो, तो उसको प्रूफ करो कि नहीं मैं कमज़ोर नहीं, मैं गधा नहीं हूँ, मैं अपने मार्क्स अच्छे ला कर दिखा सकता हूँ, मैं अच्छे नंबर से पास होकर दिखा सकता हूँ। तो ये क्या है, ये एक चुनौती होती है, ठीक है। फिर क्या निर्देशन की आवश्यकता थी, निर्देशन की आवश्यकता क्या होती है, तो आप देखिए कि प्रत्येक समाज और राष्ट्र यह अपेक्षा करता है, ठीक है, प्रत्येक समाज व राष्ट्र यहाँ पर होगा ना, यह अपेक्षा करता है कि उनके सदस्य व नागरिकों के व्यक्तित्व का सर्वाधिक विकास हो और वह अपनी योग्यता और क्षमता के अनुकूल व्यवसाय में संलग्न होकर अपने को और राष्ट्र को उन्नति और समृद्धि की ओर अग्रसर करें, जबकि इन्हें उचित निर्देशन और परामर्श प्राप्त हो। निर्देशन की आवश्यकताओं को निम्नलिखित 3 दृष्टिकोण में देखा जा सकता है। तो कौन कौन से दृष्टिकोण हैं जिसमें हम जो है गाइडेंस को देख सकते हैं। तो स्टूडेंट देखिए, पहला क्या है आपका, पहला है आपका सामाजिक आर्थिक दृष्टिकोण, ठीक है, सामाजिक है, आर्थिक है, सामाजिक कमा या बीच में रहेगा, सामाजिक आर्थिक दृष्टिकोण से आवश्यकता है। दूसरा है मनोवैज्ञानिक दृष्टिकोण से आवश्यकता। तीसरा ऑप्शन है शैक्षणिक दृष्टिकोण से आवश्यकता। तो अब देखिए यहाँ पर हम एक एक को डिफाइन करते हैं स्टूडेंट। पहला क्या है आपका सामाजिक आर्थिक दृष्टिकोण से निर्देशन की आवश्यकता है। तो इसमें क्या है कि सामाजिक आर्थिक दृष्टिकोण से निर्देशन की आवश्यकता निम्न रूपों में, पहला क्या है औद्योगिकीकरण तथा नगरीकरण। तो आप लोग सभी लोग जानते हैं कि जैसे जैसे औद्योगिकीकरण हुई और नगरीकरण का तेजी से विकास हुआ, तो लोग क्या किए, लोग उद्योग धंधों के लिए क्या हुआ, शहर आकर बस गए, ठीक है। उनका जो मुख्य व्यवसाय जो खेती था उसमें उससे से वो दूर होते चले गए, और वो औद्योगिकीकरण और नगरीकरण के कारण जो है व्यवसाय के लिए जो है क्या है शहर की ओर पलायित हो गए। जिससे क्या हुआ, जिससे कहीं ना कहीं जो है हमारी कृषि भी, हमारी खेती बाड़ी भी क्या हुई, प्रभावित हुई। ठीक है, आप पैसा तो कमा सकते हैं, लेकिन पैसा कमाने के लिए आपके शरीर में तो एनर्जी होनी चाहिए। आपके शरीर में एनर्जी कहाँ से आएगा, आपके शरीर में एनर्जी जो है आपके भोजन से आएगा, और भोजन कहाँ से आएगा, तो अनाज से पैदा है। तो जब अनाज कहाँ पैदा होगा, तो खेती से पैदा होगा। तो जब हम खेती मतलब अपने जो है औद्योगिकीकरण के साथ साथ क्या अपने जो गांवी जो जिंदगी है उससे भी जुड़कर अगर हम जो है रहते हैं, तो हम क्या है अपना अनाज भी पैदा कर सकते हैं, जिससे कि हम क्या है अपना जीवन अच्छा से मतलब जैविक खेती करेंगे तो हमारा शरीर जो होता है कम बीमार पड़ेगा। ठीक है, आप क्या है यूरिया डाई आप सभी लोग जानते हैं कि हमारे खान पान जो है जो भी है वो क्या दिन पर दिन जो है बदलता जा रहा है, तो वो कहीं ना कहीं क्या हमारी बॉडी को क्या करता है, प्रभावित करता है। फिर क्या संयुक्त परिवार प्रणाली का विघटन। तो जैसे अब क्या है, आपको कोई को भी ज्वाइंट फैमिली पसंद है, किसी को नहीं पसंद है। अगर आज के जनरेशन में आप पूछेंगे कि किसको किसको ज्वाइंट फैमिली पसंद है, तो 90% जो है आपके नहीं में जवाब आएगा, और 10% जो है आपके हाँ में जवाब आएगा। तो जैसे जैसे मतलब औद्योगिकीकरण बढ़ता गया तो परिवार क्या हुआ, शहर की तरफ पलायित हुआ, तो वो भी क्या हुआ, संयुक्त परिवार जो है मतलब टूटकर जो है न्यूक्लियर फैमिली में बट गया। फिर क्या जाति प्रथा का विघटन। तो जाति प्रथा का भी विघटन जो है धीरे धीरे होने लगा। फिर क्या पश्चात सभ्यता का प्रभाव। आज क्या है, आज हम जींस मिनी स्कर्ट ये सब जो भी है मिडीज वगैरह जो भी है क्या है वेस्टर्न सभ्यता को जो है हमारे जीवन में बहुत ज़्यादा मतलब आया, जिससे क्या हुआ हमारी जो भारतीय संस्कृति के जो भी परिधान थे, जो भी रहन सहन था, जो भी रीति रिवाज थे, वो कहीं ना कहीं क्या है प्रभावित हुए। ठीक है, फिर क्या है आपका परिवर्तित
सामाजिक मूल्य। 8वां क्या है आपका नैतिक व धार्मिक परिवर्तन हुए। जनसंख्या में वृद्धि हुई। जनसंख्या में वृद्धि होगी तो जाहिर सी बात है कि जनसंख्या पॉपुलेशन तो विस्फोट हो ही गया है, तो उसमें पॉपुलेशन विस्फोट में भी क्या है, हम कैसे मतलब अब से भी हम कैसे जनसंख्या को नियंत्रित रह सकते हैं, इसके लिए भी क्या है गाइडेंस की आवश्यकता होती है। व्यक्तिगत संपर्क का अभाव। जहाँ पॉपुलेशन अधिक हो गया तो वहाँ क्या है व्यक्तिगत संपर्क संभव है, बिल्कुल नहीं संभव है। तो कहीं ना कहीं क्या व्यक्तिगत संपर्क नहीं मिल पा रहा है, उसकी वजह से भी क्या हो रहा है पॉपुलेशन बढ़ता जा रहा है। तो इस क्षेत्र में भी क्या है आपका निर्देशन की आवश्यकता होती है। व्यवसाय की बहुलता, मतलब आज क्या है, आज सब लोग सोच रहे हैं कि नहीं नौकरी कहाँ है तो हमको व्यवसाय करना, तो व्यवसाय में क्या हो रही है अधिक पाया जा रहा है। फिर क्या मनो अनुकूल व्यवसाय नहीं मिल पाना, यानी आपके मन के अनुकूल जो व्यवसाय नहीं मिल पा रहा, तो इसके लिए भी क्या होता है निर्देशन की आवश्यकता होती है। अब आइए देखिए हम मनोवैज्ञानिक दृष्टिकोण से निर्देशन की आवश्यकता देखते हैं। तो इसमें क्या आपका व्यक्तित्व विभिन्नता को समझना। प्रत्येक व्यक्ति की शारीरिक मानसिक योग्यताएं भिन्न भिन्न होती हैं। इन व्यक्तिगत भिन्न भिन्न व्यक्तियों के सीखने के कार्य करने के विचार सीखने कार्य करने तथा विचार करने और समस्या समाधान करने की गतियाँ और योग्यताएं भी क्या होती है भिन्न भिन्न होती है। जैसे कहा ना व्यक्तित्व विभिन्नता का मतलब क्या हुआ, ये सब लोग हर व्यक्ति एक समान नहीं होता कि शारीरिक रूप से वो एक समान है, मानसिक रूप से एक समान है, और उनका जो सीखने की जो प्रवृत्ति होती है वो भी एक समान, तो ऐसा नहीं, तो विभिन्नता पाई गई। तो इसके इस दृष्टिकोण से भी क्या होता है आपका जो है निर्देशन जो है आवश्यक होता है। यदि शिक्षक इन विभिन्नताओं को अपने छात्रों से समझ ले तो उन्हें क्या शिक्षा देना जो है सरल हो जाता है। जैसे कि मान लीजिए कम तेज बच्चे, ठीक, अधिक तेज बच्चे, मेधावी बच्चे, तो आप क्या है एक शिक्षक जो होता है क्लास में इन्हीं सब चीज़ों को जो है अगर समझ ले कि नहीं अगर ये मेधावी है तो उसको क्या वो कम समय में सारी चीज़ों को समझ लेगा। लेकिन वहीं पर क्या अगर कमज़ोर बच्चे को पढ़ाना है तो उसको क्या करना है, टीचर को जो अधिक समय देना पड़ेगा, अधिक जोर देकर उसको पढ़ाना पड़ेगा ताकि वो बच्चा भी क्या हो मतलब सामान्य रूप से चलता रहे। ठीक है। फिर क्या है समायोजन, तो प्रत्येक व्यक्ति की अपनी बदलती हुई परिस्थितियां और विभिन्न व्यक्तियों, घटनाओं और समस्याओं, उद्दीपकों आदि के प्रति भिन्न भिन्न प्रकार के अनुकूलन और समायोजन करना पड़ता है। तो हर व्यक्ति के जीवन में क्या उतार चढ़ाव आता रहता है, घटनाएं होती रहती हैं, तो इन सब चीज़ों से क्या करता है जो व्यक्ति है वो क्या करता है समायोजन करना सीखता है। अगला हमारा क्या संवेगात्मक समस्याएं। कौन कौन सी संवेगात्मक समस्याएं होंगी, तो मानव जीवन व व्यवहार में संवेगों का अति महत्वपूर्ण स्थान होता है। इन सब लोगों से प्रेरित होकर वह एक और ठीक है एक और बुरा से बुरा तथा नीच से नीच काम कर सकता है, तो दूसरी ओर क्या है वह देश और जाति, धर्म एवं मानवता के लिए बड़े से बड़े कार्य करने के लिए भी क्या हो जाता है तैयार हो जाता है। संवेगात्मक का मतलब क्या हुआ कि हमारे संवेग पर, जैसे इसी में क्या है संवेग पर नियंत्रण होगा तभी तो हम अच्छा काम कर सकते हैं। अगर संवेग पर नियंत्रण नहीं है तो वही बुरा काम करते हैं। ठीक है, तो ये सब चीज़ें क्या होती है, ये सब चीज़ें जो होती हैं संवेग पर होता है। तो संवेग ही है जो हमें अच्छे कार्य के लिए भी करता है। तो अच्छा कार्य क्या, जिससे कि हमारा परिवार अच्छा काम करेंगे तो हमारा परिवार, देश, गांव सब आगे बढ़ेगा। लेकिन अगर वही बुरा कार्य करेंगे तो व्यक्तिगत मान लीजिए कुछ समय के लिए जो है मतलब हमारा विकास होगा, लेकिन एक समय के बाद क्या होता है अगर हम पकड़ेंगे तो फिर वो सारे डेवलपमेंट क्या होते हैं वहीं पर जो है रोक लिए जाते हैं या रुक जाते हैं। फिर क्या है व्यक्तित्व का विकास। तो व्यक्तित्व का विकास में हम क्या देखते हैं, तो व्यक्तित्व का विकास मन के अंदर, ठीक है यहाँ पर मन बना लीजिए। व्यक्तित्व का विकास मन के उदर से प्रारंभ, माँ के नहीं सही है यहाँ पर माँ है, सही है, ठीक है। व्यक्तित्व का विकास माँ के उदर से प्रारंभ हो जाता है, किंतु वास्तविक विकास जन्म के बाद होता है। भिन्न भिन्न अवस्थाओं, आयु स्तरों में व्यक्तित्व के भिन्न भिन्न लक्षणों का जो है विकास होता है। तो अगर देखा जाए तो व्यक्तित्व का विकास जो है वो कहाँ से, तो माँ के उदर का मतलब कि माँ के पेट से ही हो जाता है। लेकिन वास्तविक रूप से यानी हकीकत के में जो है व्यक्ति का जो विकास जो होता है वास्तविक विकास कैसे होता है, जन्म के बाद होता है। अब देखिए हम खाली समय का उपयोग कैसे करेंगे। तो आज के आर्थिक व जटिल युग में सभी लोग व्यस्त रहते हैं, किंतु फिर भी कुछ व्यक्तियों को अधिक खाली समय मिलता है। इस खाली समय में कैसे व्यक्ति स्वस्थ मनोरंजन प्राप्त करे, ठीक है, जीवन के अच्छे मूल्य को अर्जित करे, किसी प्रकार के अनुचित गुणों और आदतों का विकास न होने पावे, समाज विरोधी व्यवहार ना करे। यदि इन सब के लिए अर्थात खाली समय के लिए समय के सदुपयोग के लिए निर्देशन
की जो है अति आवश्यकता होती है। अब जैसे मेरा क्या है, मेरा तो शेड्यूल इतना बिजी है कि हमको अपने लिए भी क्या है समय नहीं मिल पाता है। लेकिन कोई ज़रूरी नहीं कि मेरी लाइफ की तरह जो है सब हर किसी की लाइफ हो। हर कोई तो चैनल चलाता नहीं, हर कोई पठन पाठन का कार्य करता नहीं। कॉलेज पर कर रहे हैं तो घर पर, तो हमें क्या है कॉलेज में भी देखना है, घर पे भी देखना है, और प्लस आप लोगों के लिए भी मैटर तैयार करना है। देखिए हम सुबह जो है मतलब 7 बजे कॉलेज गए और 9 बजे कॉलेज से आए, ठीक है। 9 बजे कॉलेज से आए, 10:30 तक मान लीजिए सब कुछ खाना पीना जो भी झाड़ू पोछा सब हमारा हो गया, 10:30 तक हो गया था। उसके बाद हम लगता है 11:15 बजे से बैठे थे आप लोगों का, ठीक है। 11:15 बजे से लेकर आपका जो है 3:20 तक हम जो है मतलब ये मैटर टाइप किया। उसके बाद देखिए अभी से क्लास ले रहे थे। क्या हुआ, मेरा पूरा दिन क्या हुआ आप लोगों के लिए जो है मतलब चला गया। तो इसका ये मतलब नहीं कि हमको इसका दुख है, हमको इसकी खुशी तब होगी जब आप लोग का जो है अच्छा नंबर आएगा, अच्छे नंबर से जो है आप लोग पास हो जाएंगे। और पास क्यों नहीं होंगे, क्योंकि हम आप लोगों के लिए इतना मेहनत करते हैं, मेरे बच्चे भी तो मेरे साथ साथ मेहनत करते हैं। फिर क्या है आपका शैक्षिक दृष्टिकोण से निर्देशन की अवस्था, यानी शैक्षिक मतलब शिक्षा के स्तर पर जो है कैसा मतलब निर्देशन होना चाहिए। तो देखिए पाठ्यक्रम का चयन करने के लिए निर्देशन होना चाहिए, बढ़ती हुई छात्र संख्या के लिए निर्देशन की ज़रूरत है, अनुशासनहीनता की समस्या के लिए निर्देशन की ज़रूरत है। जैसे पाठ्यक्रम यानी कि कौन सा हम पाठ्यक्रम रखें जिससे क्या हो सके बच्चे जो है अच्छे से मन लगा कर पढ़ सके। बढ़ती हुई छात्र संख्या यानी छात्रों पर, एक छात्र पर जो मतलब एक कितने छात्र पर जो एक टीचर रखा जाए, ये चीज़ पर भी जो है गाइडेंस की आवश्यकता होती है। अनुशासनहीनता की समस्या मतलब बहुत से बच्चे जो है मिसबिहेव करते हैं, तो उनको हम कैसे डिसिप्लिन और मैनर सिखाएं, ये सब की अगर समस्या है तो इसके दृष्टि से भी क्या करना चाहिए जो है कि शैक्षिक निर्देशन का जो है आवश्यकता पड़ता है। अब आइए देखिए निर्देशन के लिए विभिन्न क्षेत्रों से संबंधित समस्याएं, कौन कौन सी क्षेत्र जो है मतलब समस्याओं से परिपूर्ण है। तो देखिए पहला क्या है आपका स्वास्थ्य तथा शारीरिक विकास संबंधी समस्याएं। तो इसमें क्या है कि शारीरिक दोष जैसे अंधापन, बहरापन, तुतलाना, कुरूपता इत्यादि, इन सभी में भी क्या होता है आपकी जो है गाइडेंस की ज़रूरत पड़ती है। फिर क्या शारीरिक बल में कमी, यानी कोई बच्चा जो है शरीर से कमज़ोर है, उस स्थिति में भी क्या होता है निर्देशन की आवश्यकता पड़ती है। शारीरिक सौंदर्य में कमी, तो देखिए कोई लड़की है या लड़का है सुंदर, अगर स्मार्ट नहीं है तो वहाँ पर भी क्या होता है, वहाँ पर भी उसके मन के अंदर जो है हीन भावना आने लगती है। तो इस हीन भावना को हटाने के लिए जो है वहाँ पर भी गाइडेंस की ज़रूरत होती है। हम उससे बात करते हैं ना कि जो शारीरिक सुरक्षा है वो क्षणिक सुरक्षा होती है, मतलब सॉरी जो शारीरिक सौंदर्य है वो क्या क्षणिक सौंदर्य होती है। आपका जो व्यक्तित्व अच्छा होना चाहिए, क्योंकि व्यक्तित्व ही क्या है, व्यक्तित्व का ही गुण जो गाया जाता है। लेकिन क्या है पहला क्या होता है, पहला अट्रैक्शन तो आपका बाहरी आडंबर। तो ऐसे बच्चे जो है शारीरिक रूप से जो सुंदर नहीं होते, स्मार्ट नहीं होते, तो उनके अंदर जो है कहीं ना कहीं जो है हीन भावना आने लगती है। तो उनका जो है गाइडेंस देकर उनको जो है समझाया जा सकता है कि नहीं, भगवान जो होता है सबको एक जैसा नहीं बनाता है, किसी को कुछ खासियत देता है, किसी को कुछ खासियत देता है, ठीक है। फिर क्या खेल कूद में सफलता पाने में असमर्थ, बहुत से बच्चे जो होते हैं खेल कूद स्पोर्ट्स में भाग लिए रहते हैं, लेकिन किसी कारणवश क्या होते हैं उसमें वो सफलता नहीं पा पाते, तो उस स्थिति में भी समस्या उत्पन्न हो जाती है। उसके लिए भी क्या होता है उनको गाइडेंस की ज़रूरत पड़ती है। आहार दोष, खाना संबंधित जो आदतें होती हैं वो सब भी कहीं ना कहीं जो है प्रभावित करती है। फिर क्या आपका बीमारी, ये सब चीज़ें क्या होती है, सब आपके जो हेल्थ से संबंधित समस्या है। अब आइए देखिए हम घर और परिवार से संबंधित क्या क्या समस्याएं होती हैं। तो घर में मैत्रीपूर्ण वातावरण का कमी, यानी कि मित्रता, प्रेम, लगाव वाला जो वातावरण होना चाहिए वो चीज़ नहीं पाया। माता पिता द्वारा आतंकित होना, मतलब एक दूसरे पर मतलब झगड़ा करना, आए दिन जो है लड़ाई झगड़ा करना, तो ये भी क्या एक तरह से आतंक ही मचाना होता है। फिर क्या माता पिता द्वारा नियंत्रण में ढील, यानी कि बच्चे को क्या है आवश्यकता से अधिक जो है ढील देना। फिर क्या विघटित परिवार का मतलब क्या हुआ कि डाइवर्स हो गया, वो मतलब अलग अलग हो गए, तो उस परिवार के जो बच्चे होते हैं वो भी कहीं ना कहीं क्या है मतलब उनको भी निर्देशन की ज़रूरत पड़ती है। घर की बहुत कम अथवा अत्यधिक जिम्मेदारियों का होना, तो अत्यधिक जिम्मेदारी और कम जिम्मेदारी भी कहीं ना कहीं क्या करती है समस्या उत्पन्न करती है, इसलिए भी गाइडेंस की आवश्यकता होती है। फिर क्या बच्चों में पारस्परिक ईर्ष्या या संघर्ष, तो आप देखते हैं कि जैसे आप ही लोग भाई बहन होंगे, ठीक है, तो बहन अगर छोटी है भाई बड़े हैं, तो देखते हैं माता पिता जो होते हैं या घर के लोग जो होते हैं छोटे लोग को क्या ज़्यादा प्यार करते हैं। कोई भी चीज़ लाएंगे तो पहले सोचेंगे पहले छोटा खा ले तब फिर बड़ा खाए। तो इससे क्या होता है जो बड़े भाई लोग होते हैं या बड़ी दीदी लोग जो होती है उनके अंदर क्या होती है जलन की भावना, ईर्ष्या की भावना जो है आ जाती है। तो इसको भी कैसे समाप्त करें, इसके लिए भी गाइडेंस की ज़रूरत
पड़ती है। फिर क्या, घर में हानिकारक पर्यावरण जैसे भौतिक, सामाजिक और नैतिक। घर और स्कूल में सहयोग का अभाव, जैसे कि कोई घर या स्कूल में जब सहयोग का अभाव हो गया तो उस स्थिति में भी क्या होता है, गाइडेंस की जो है आवश्यकता पड़ती है। अब आइए देखिए हम आगे चलते हैं। अगला पॉइंट हमारा क्या, अवकाश संबंधित समस्याएं कौन कौन सी होती है। तो देखिए अवकाश संबंधित समस्याएं जो है, खेल कूद में रुचि की कमी, ठीक है, मनोरंजन के साधनों की कमी, दुर्बल स्वास्थ्य तथा या शारीरिक अक्षमताओं के कारण खेल असमर्थ होना, पढ़ने में रुचि का अभाव होना, दस्तकारी में हुनर का अभाव होना। तो ये क्या, ये आपके जो है अवकाश संबंधित समस्या है। नहीं, जैसे कि छुट्टी हो गया, अगर आपके अंदर आपको खेलना नहीं पसंद है तो वहाँ पे भी क्या है, आपका समय नहीं कटेगा। मनोरंजन की साधनों के जैसे टेलीविज़न है, टीवी है, मोबाइल है, ये सब नहीं है तो भी आपका समय नहीं कटेगा। और स्वास्थ्य में दुर्बलता जो पाया जाता है, जिसकी वजह से आप खेल में क्या असमर्थ है, कोई खेल नहीं खेल सकते, वो भी कहीं ना कहीं क्या है आपके लिए समस्या। पढ़ने में रुचि का अभाव, तो पढ़ाई में अगर रुचि नहीं दिखाएंगे तो अवकाश दिन, छुट्टी वाले दिन आप क्या करेंगे, तो यही सब चीज़ें होती हैं, ठीक है। अब आइए देखिए व्यक्तित्व संबंधित समस्याएं। व्यक्तित्व संबंधित समस्याएं क्या क्या है, तो पहला क्या है, लज्जापन, यानी जो है बच्चों में क्या होता है, लज्जापन आता है, इसके लिए भी क्या करना चाहिए, उनका जो है गाइडेंस करना चाहिए। भावुकता की अधिकता होगी, ठीक है, भावुकता की अधिकता पाया जाना, प्रभावपूर्णता की कमी होना, आत्मविश्वास की कमी होना, प्रबल अरुचियाँ, अत्यधिक घमंड और स्वार्थ, लापरवाही, भ्रांतियाँ, ठीक है। तो ये सब क्या, सब आपके जो है मतलब इससे संबंधित, किससे, आपका व्यक्तित्व संबंधित समस्याओं से ये हैं, ठीक है। फिर लगा है लोगों के साथ मिलजुल कर नहीं रहना, यानी हमेशा झगड़ा करते रहना, खिलाड़ी प्रकृति की कमी, यानी आपकी जो नेचर है उसमें क्या खेल नहीं है। फिर क्या, संवेगात्मक और अस्थिरता, ये सब क्या, सब आपके व्यक्तित्व संबंधित समस्याएं होती हैं। अब आइए देखिए धार्मिक संबंधित समस्याएं क्या हैं। तो धार्मिक संबंधित समस्याएं जो है आपके धार्मिक संघर्ष और आकांक्षाएं होती हैं। धर्म परिवर्तन होता है, माता पिता की अत्यधिक धार्मिक अभिवृत्तियाँ होती हैं, विज्ञान एवं धर्म के बीच जो है संघर्ष दृष्टिकोण होता है। ये सब क्या, सब आपके धार्मिक। अब आइए देखिए विद्यालय संबंधित समस्या कौन कौन सी होती हैं। तो पहला क्या है, आपका समय का सदुपयोग करना बने, ठीक है। दूसरा क्या, आत्मनिर्भरता की कमी। तीसरा है आपका स्कूल के काम में से आपत्ति, लगन की कमी, पढ़ने से संबंधित गलत आदतें, ठीक है, शिक्षक के द्वारा अत्यधिक सहायता प्राप्त होना, फेल होने का भय। फिर क्या, शिक्षा किया शिक्षालय से घृणा होती है। फिर क्या, मेहनत से जी चुराना। फिर क्या है आपका अत्यधिक गृह कार्य में लगना, यानी अब क्या है, अब जैसे परीक्षा गया तो आप अगर अधिक समय गृह कार्य में देंगे तो पढ़ेंगे कम। तो ये सब चीज़ें क्या होती है, सब आपके जो है मतलब किससे संबंधित है, तो आपके विद्यालय संबंधित समस्याओं से संबंधित होती हैं, ठीक है। पढ़ने की तैयारी का भाव नहीं होना, अन्याय की भावना। अब देखिए हम बात करते हैं सामाजिक तथा राजनीतिक समस्याएं कौन कौन सी होती हैं। तो देखिए चोरी, बेईमानी, चोरी, झूठ बोलना, ये सब क्या, सब आपके जो सामाजिक समस्याएं। नैतिक मान्यताओं का अभाव, ठीक है, नैतिक मान्यताओं का अभाव। फिर क्या, अवकाश का दुरुपयोग, तमीज़दार बदतमीज, यहाँ पर ब जोड़ लीजिएगा, बदतमीज़दार बर्ताव करना, अधिकारियों के प्रति विद्रोह करना, अत्यधिक सामाजिकता लाना, ठीक है, विनम्र आचरण का अभाव पाया जाना, और क्या, नेतृत्व की जिम्मेदारी लेने से क्या करना, आनाकानी करना। ये सब क्या, सब आपके जो है किससे है, सामाजिक और नैतिक समस्याओं से जुड़ा हुआ है। अब आइए बात करते हैं हम दूसरे प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। दूसरा प्रश्न हमारा क्या है, मनोविक्षिप्तता या मनोविकृति का अर्थ क्या है, इसके लक्षण या कारण बताइए। तो मनोविक्षिप्तता या क्या है, मनोविकृति। तो मनोविकृति भी एक प्रकार का मानसिक विकृति है। मनोविकृति क्या है, तो आपका एक प्रकार की क्या है, मानसिक विकृति है, जिसमें व्यक्ति का संपूर्ण व्यक्तित्व है, जिसमें क्या होता है, व्यक्ति का, ठीक है, व्यक्ति का व्यक्तित्व पूर्णतः विघटित हो जाता है। जिसमें क्या होता है, व्यक्ति का जो व्यक्तित्व है वो क्या है, पूर्णतः जो है विघटित हो जाता है, तथा वास्तविकता से उसका संबंध जो होता है वो समाप्त हो जाता है। अतः मनोविक्षिप्तता उन मानसिक रोगों को कहा जाता है जिनसे व्यक्ति का व्यक्तित्व पूर्णतः विघटित हो जाता है। इस प्रकार के रोगी जो है विचित्र ढंग से व्यवहार करते हैं और एवं उनका व्यवहार विभ्रंश से ग्रसित हो जाता है, ठीक है। आइए आगे देखते हैं हम कॉलमैन के अनुसार जो है इसकी परिभाषा क्या है।
तो इसकी परिभाषा देखिए यहाँ पे क्या है, कोलमैन के अनुसार जो है विक्षिप्तता गंभीर मानसिक विकार है। विक्षिप्तता क्या है, गंभीर मानसिक विकार है जिसमें रोगी का वास्तविकता से संबंध टूट जाता है तथा जिसका चरित्र चित्रण विभ्रमों से युक्त होता है। सामान्यतः इनको अस्पताल ले जाने की जो है आवश्यकता पड़ सकती है। विभ्रंश का मतलब क्या हुआ कि जैसे कहने का मतलब यहाँ पे ये है स्टूडेंट कि कोई चीज़ नहीं है, ठीक है, नहीं है, वास्तव में नहीं है, लेकिन क्या है उसको यह महसूस किया जा रहा है कि नहीं ये वास्तव में है, यानी कोई चीज़ का ना होना और उसकी उपस्थिति को दर्शाना ही क्या है, हमारा विभ्रंश कहलाता है। अब देखिए यहाँ पे क्या है, पेज के अनुसार क्या परिभाषा दिया गया, तो पेज के अनुसार क्या है, मनोविकृति वे मानसिक रोग है जिनमें व्यक्तित्व का समन्वय टुकड़े टुकड़े हो जाता है और व्यक्ति के सामाजिक संबंध अवरुद्ध हो जाते हैं। ठीक है, तो मनोविकृति क्या है, मनोविकृति एक तरह का जो होता है मानसिक रोग होता है। यह क्या है, व्यक्तित्व का समन्वय, यानी इसमें क्या पर्सनालिटी के जो है टुकड़े टुकड़े हो जाते हैं, इसमें जो है मतलब उसमें संबंध नहीं पाया जाता है और वो जो है सामाजिक संबंध बनाने में क्या है अवरुद्ध उत्पन्न करते हैं। ठीक है, ये आपका पेज के अनुसार। अब देखिए मनोविकृति के सामान्य लक्षण क्या होते हैं, तो मनोविकृति या मनोविक्षिप्तता के सामान्य लक्षण क्या है, तो व्यवहार में असामान्यता, दूसरा लक्षण क्या है आपका असामान्य मानसिक स्थिति, तीसरा लक्षण क्या है विभ्रंश, चौथा है व्यामोह, पांचवा है लक्षणों की परिवर्तनशीलता और छठवां है समायोजन व अंतर्दृष्टि शून्यता। तो ये क्या है, ये आपके जो है लक्षण होंगे। अब आइए देखिए मनोविकृति, यहाँ ये बना लीजिएगा, मनोविकृति ये गलत हो गया, के सामान्य कारण क्या है, तो पहला क्या है सहसंबंधनात्मक अध्ययन, दूसरा क्या अंतरक्रियात्मक अध्ययन। अब देखिए सहसंबंधनात्मक अध्ययन में हम बात करते हैं, तो सहसंबंधनात्मक अध्ययन में क्या क्या चीज़ें होती हैं, तो पहला जो होता है उनका जो होता है आयु। ठीक है, आयु, तो ये जो मनोविकृति जो होती है वो किस आयु में ज़्यादा होता है स्टूडेंट, याद रखिएगा कि 44 वर्ष की अवस्था के आसपास जो है मनोविकृति जो है अधिक पाई जाती है। लिंग मतलब कि मतलब कौन से जेंडर में जो है ज़्यादा पाया जाता है, तो यह रोग जो स्त्रियों की अपेक्षा क्या पुरुषों में ज़्यादा पाया जाता है। किस में पाया जाता है स्टूडेंट, पुरुषों में ज़्यादा पाया जाता है। फिर क्या बुद्धि तथा शिक्षा, बुद्धि तथा शिक्षा में क्या है कि कुछ मानसिक रोगों को छोड़कर शेष मनोविकृति यहाँ बना लीजिएगा, मनोविकृति रोगी का मानसिक बौद्धिक स्तर सामान्य व्यक्ति जैसा ही होता है, अतः शिक्षा का इस रोग पर जो है कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। यानी जो मनोविकृति से ग्रसित जो रोगी हैं तो उनको अगर एजुकेशन दिया जाए तो इसका प्रभाव जो है उनके ऊपर जो है नहीं देखा जाएगा, यही आपका यहाँ पर कह रहा है। अगला क्या है वैवाहिक स्तर, वैवाहिक स्तर में क्या है तो अवैवाहिक लोगों में इन रोगों की अधिक मात्रा होती है। फिर क्या नगरीय जीवन, जो मनोविकृति के लोग जो होते हैं वो नगरीय जीवन में जैसे जीने में बाधा उत्पन्न करते हैं, क्योंकि उनको जो है एक तरह से मतलब वो सारी चीज़ों को जैसे मतलब सामान्य व्यक्ति की अपेक्षा जो है नहीं समझते हैं। फिर क्या है आपका व्यवसाय, व्यवसाय में क्या है कि व्यवसाय जैसे उन ऐसे व्यक्तियों के लिए हम कौन सा व्यवसाय करें इसके लिए। फिर क्या धर्म संबंधी अंतर, तो मनोविकृति के लोग जो होते हैं वो धर्म से जो है अंतर नहीं समझ पाते हैं। देखिए स्टूडेंट अभी बादल बहुत तेज गड़का, हम तो डर गए, छत पे पढ़ा रहे थे आप लोगों को। ठीक है, तो थोड़ा सा कोऑपरेट करिएगा, बैक साउंड जो आ रहा है। अब आइए देखिए अंतरक्रियात्मक अध्ययन क्या होता है, तो देखिए अंतरक्रियात्मक अध्ययन क्या है, तो इसके अतिरिक्त अंतरक्रियात्मक अध्ययन के आधार पर भी मनोविकृति संबंधी कारकों को 3 भागों में बांटा गया। पहला क्या है जैविक कारक, दूसरा है मनोवैज्ञानिक कारक, तीसरा क्या है आपका सामाजिक कारक। ये तीनों क्या है, ये तीनों आपके कारक है। देखिए स्टूडेंट आज की क्लास आप लोगों का महामैराथन क्लास होने वाला है स्टूडेंट। टाइम जो है आप लोगों का हो सकता है कि एक घंटा से ऊपर लग जाए, तो आप लोग से प्लीज़ कोऑपरेट करिएगा, क्योंकि एक ही क्लास में हम आप लोगों के सारे एग्जाम ओरिएंटेड क्वेश्चन दे रहे हैं। लॉन्ग क्वेश्चन टाइप हमने दिया ताकि इससे आप लोगों का जो है शॉर्ट क्वेश्चन भी हल हो जाए और लॉन्ग क्वेश्चन भी हल हो जाए। ठीक है, अब देखिए क्या है परामर्श से आप क्या समझते हैं, निर्देशन एवं परामर्श में क्या अंतर है, परामर्श की प्रमुख विशेषताओं को बताइए। तो देखिए परामर्श एक प्राचीन शब्द है, परामर्श क्या है एक प्राचीन शब्द है, फलतः उनकी अनेक परिभाषाएं दी गई हैं। जैसे वेबस्टर के शब्दकोश के अनुसार परामर्श का अर्थ पूछताछ, ठीक है, पारस्परिक तर्क वितर्क या विचारों का पारस्परिक विनिमय है, परंतु निर्देशन
में इतने से काम नहीं चलता, क्योंकि इसमें परामर्शक एक तकनीक के रूप से प्रयोग किया जाता है, जिसका शाब्दिक अर्थ हमारा काम पूरा नहीं होता है। ठीक है, जिसका शाब्दिक अर्थ क्या होता है, हमारा काम पूरा नहीं होता है। और क्या है, संवेगात्मक या व्यक्तित्व संबंधी समस्याओं को सुलझाने के लिए प्रायः परामर्श प्रदान करने की आवश्यकता पड़ती है। यह व्यक्ति से घनिष्ठ व्यक्तिगत संबंध स्थापित करते हुए प्रदान किया जाता है। तो देखिए, जो परामर्श होता है वो क्या, वो आपका समस्याग्राही होता है। हमने बताया था ना कि परामर्श क्या है, आपका समस्या पर केंद्रित होता है। निर्देशन क्या होता है, आपका व्यक्ति पर केंद्रित होता है। ठीक है, परामर्श में क्या होता है, उसको समस्या को सुलझाने के लिए जो प्रार्थी होता है उससे जो परामर्शदाता जो है घनिष्ठ संबंध बनाता है, जब तक कि प्रार्थी को अपने विश्वास में न ले। प्रार्थी जो है, वो प्रार्थी का मतलब क्या हुआ कि जो जिसका इलाज करने वाला है, तो वो क्या करेगा, वो जो है अपनी विश्वास कर लेगा, तभी तो अपनी सारी समस्याओं को जो परामर्शदाता से जो है परिचय कराएगा। ठीक है, फिर क्या है, परामर्श का उद्देश्य आत्म परिचय या आत्मबोध है। इसके द्वारा प्रार्थी को यह बोध कराया जाता है कि वह क्या कर सकता है, उसे अपने गुणों के विकासार्थ क्या करना चाहिए, इसके पर भी क्या करता है, ये ध्यान देता है। ठीक है, अब आइए देखिए परामर्श की परिभाषा हम देख लेते हैं। परामर्श की परिभाषा क्या है, तो कार्ल रोजर्स के अनुसार क्या, एक निश्चित रूप से संरचित स्वीकृति संबंध है जो परामर्श प्रार्थी को पर्याप्त मात्रा में स्वयं को समझने में सहायता देता है, जिससे वह अपने नवीन ज्ञान के परिप्रेक्ष्य में ठीक कदम ले सके। ठीक है, उचित कदम ले सके, जिससे कि क्या हो सके, उसका जीवन जो है सफल हो जाए या अपनी मंजिल को वो प्राप्त कर ले। ठीक है, अगला क्या है आपका परिभाषा जो है एरिक्सन के अनुसार। देखिए, एरिक्सन के अनुसार परिभाषा क्या दिया गया कि एक परामर्श साक्षात्कार व्यक्ति से व्यक्ति का संबंध है, जिसमें एक व्यक्ति अपनी समस्याओं और आवश्यकताओं के साथ एक दूसरे व्यक्ति के पास सहायतार्थ होता है। यानी इसमें क्या कर रहे थे, इसमें यह कह रहा है कि जो परामर्श होता है, जो काउंसलिंग होती है, तो क्या है, आपका साक्षात्कार मेथड होता है। इसमें क्या होता है, इसमें जो व्यक्ति होता है वो अपनी समस्या और आवश्यकता को क्या करता है, दूसरे व्यक्ति के समक्ष रखता है, और दूसरा जो होता है वो क्या करता है, वो उसकी सहायता करता है उन समस्याओं और उन आवश्यकताओं को पूर्ण करने में। यही क्या है, एरिक्सन की जो है परिभाषा है। ठीक है, परिभाषा का अर्थ हुआ। ठीक है, अब आइए देखिए हम बात करते हैं निर्देशन एवं परामर्श में क्या अंतर होता है। तो देखिए, कभी कभी निर्देशन एवं परामर्श को समान मान लिया जाता है, किंतु वास्तव में दोनों एक न होकर अलग अलग अवधारणाएं। जो निर्देशन है और परामर्श क्या है, इनको लोग समान मान लेते हैं, लेकिन ये क्या अलग अलग जो है विचारधाराएं होती हैं। फिर क्या, निर्देशन व्यक्ति में इस प्रकार की योग्यता का विकास करता है कि वह स्वयं अपने निर्णय लेने में समर्थ हो जाता है। देखिए, जो निर्देशन होता है, जो गाइडेंस होता है, वह क्या ऐसी योग्यता का विकास करता है जिससे क्या करता है, जिससे कोई भी व्यक्ति या बच्चा जो है अपना निर्णय खुद ले सकता है। जबकि परामर्श एक संयुक्त प्रयत्न है। परामर्श क्या है, एक संयुक्त प्रयत्न है। प्रयत्न मतलब कोशिश है, जिससे परामर्शक और परामर्श प्रार्थी किसी समस्या का समाधान ढूंढते हैं। और क्या है, मूल रूप से परामर्श जो होता है परामार्थिक केंद्रित होता है। ठीक है, परामार्थिक केंद्रित होता है। मूल रूप से क्या होता है, जो परामर्श होता है वो परामार्थिक केंद्रित होता है। ठीक है, ये क्या है आपका निर्देशन और परामर्श में जो अंतर हो गया। अब आइए देखिए परामर्श के तत्व या विशेषताएं कौन कौन सी होती हैं। तो देखिए, विलियम कोटल के अनुसार जो परामर्श की जो विशेषताएं या तत्व हैं वो कितने हैं, 5 तत्व को उन्होंने बताया है। पहला क्या बताया कि 2 व्यक्तियों में पारस्परिक संबंध आवश्यक है। परामर्श में क्या होता है, 2 व्यक्तियों में पारस्परिक संबंध का होना आवश्यक होता है। दूसरा क्या है, परामर्शदाता और परामर्श प्रार्थी के मध्य विचार विमर्श के अनेक साधन हो सकते हैं। दूसरे विशेषता या दूसरा तत्व उन्होंने क्या बताया, उन्होंने दूसरी विशेषता या दूसरा तत्व के बारे में यह बताया कि जो परामर्शदाता है और परामर्श प्रार्थी है, उनके बीच क्या होते हैं, विचार विमर्श के जो है अनेक साधन होते हैं। तीसरा क्या है, प्रत्येक परामर्शदाता अपने काम पूर्ण ज्ञान से करता है। ठीक है, प्रत्येक परामर्शदाता जो होता है अपना काम जो होता है वो पूर्ण ज्ञान यानी पूरे ज्ञान के पूरे नॉलेज के साथ वो करता है। फिर क्या है,
चौथा क्या है, परामर्श प्रार्थी की भावनाओं के अनुसार परामर्श का स्वरूप परिवर्तित करता है। जो परामर्श दाता होता है, देने वाला जो होता है, तो वो क्या करता है, प्रार्थी की भावनाओं को पहले सुनता है, समझता है, उसके अनुसार जो है उसका रूप बदल कर जो है उसको ट्रीटमेंट करके उसको सही करता है। ठीक है, फिर क्या, प्रत्येक परामर्श साक्षात्कार निर्मित होता है। चाहे कोई भी परामर्श हो, उसमें क्या है, आपका इंटरव्यू मेथड जो है जरूर पाया जाता है। ठीक है, अब अगला देखिए अवधारणा क्या है आपका, तो फ्राइडियन और फ्राइडियन के अनुसार जो अवधारणा क्या दिया गया, तो देखिए यहाँ पर क्या, एक विद्वान ने परामर्श के तत्वों का उल्लेख फ्राइडियन अवधारणा के आधार पर किया। इस लेख के मतानुसार परामर्श के साथ निम्न तत्व, पहला क्या, संघर्षमय अवस्था का आभास। इसमें क्या होता है, परामर्श में संघर्षमय मतलब संघर्ष की अवस्था का जो है आभास किया जाता है। फिर क्या, अचेतन की स्वीकृति दी जाती है, दमन की भूमिकाओं को पाया जाता है, परलंबता और हस्तांतरण होता है, यानी दूसरे पर जो है वो एक तरह से जो है डिपेंडेड होता है। फिर क्या, अंतर्दृष्टि की उपलब्धि होती है, उचित संवेगात्मक अनुभव पर बल दिया जाता है, और स्वीकारात्मक अभिवृत्ति को पर भी क्या करते हैं, विशेष जो है हम ध्यान देते थे। ये क्या है आपका जो है फ्राइडियन के अनुसार जो है ये था आपका विशेषताओं में। अब आइए देखिए हम बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका क्या है कि परामर्श के विभिन्न प्रकारों पर प्रकाश डालिए तथा निर्देशात्मक और अनिर्देशात्मक परामर्श में क्या अंतर होता है उसको बताइए। या इसी क्वेश्चन को ऐसे पूछ सकता है कि निर्देशात्मक और अनिर्देशात्मक परामर्श में क्या अंतर है, इसको बताइए। तो देखिए परामर्श के प्रकार क्या होते हैं, तो सबसे पहले परामर्श के जो है 3 प्रकार होते हैं। कौन कौन से आपके, तो निर्देशात्मक परामर्श है, अनिर्देशात्मक परामर्श है और समन्वित परामर्श है। ये क्या है आपके तीनों परामर्श के जो है प्रकार है। अब आइए देखिए हम बात करते हैं निर्देशात्मक परामर्श के बारे में। तो निर्देशात्मक परामर्श क्या है, तो निर्देशात्मक परामर्श दाता केंद्रित होता है। ठीक है, निर्देशात्मक परामर्श क्या होता है, परामर्श दाता केंद्रित होता है, अर्थात इस प्रक्रिया में परामर्शदाता को अधिक महत्वपूर्ण स्थान दिया जाता है। ठीक है, जो परामर्शदाता है उसको क्या है, महत्वपूर्ण स्थान दिया जाता है। परामर्शदाता अपना ध्यान समस्या पर अधिक रखता है, व्यक्ति पर नहीं। जो परामर्शदाता होता है वो क्या है, मतलब जो काउंसलिंग करने वाला जो व्यक्ति है वो क्या है, उस व्यक्ति पर जिस व्यक्ति को समस्या उस व्यक्ति पर ध्यान न रख के क्या करता है, उस व्यक्ति को कौन सी समस्या है इस पर जो है ध्यान देता है। ठीक है, इस प्रक्रिया में पूर्व निर्धारित योजना के आधार पर समस्या की व्याख्या और विभिन्न पहलुओं को ध्यान में रख कर की जाती है। ऐसा करने से परामर्शदाता परामर्श प्रार्थी की सहायता एवं सहयोग करता है। और क्या है, निर्देशी परामर्श साक्षात्कार एवं जो है प्रश्नावली पे जो है ये जो है डिपेंडेंट होते हैं या इनको जो है शामिल किया जाता है। अब देखिए यहाँ पर 2-3 पॉइंट आप दिमाग में रखिएगा। पहला बात तो ये कि निर्देशात्मक परामर्श जो होता है वो व्यक्ति पर न होकर क्या है, समस्या पर केंद्रित है। दूसरा पॉइंट आप ये याद रखिएगा कि निर्देशी परामर्श में क्या है, आपके साक्षात्कार और प्रश्नावली जो है पद्धति का जो है प्रयोग किया जाता है। ठीक है, अब आइए देखिए निर्देशात्मक परामर्श की क्या क्या विशेषताएं होती इसके बारे में हम बात कर लेते हैं। पहली विशेषता क्या, परामर्शदाता अधिक योग्य, प्रशिक्षित, अनुभवी एवं ज्ञानी होता है। ठीक है, फलतः समस्या समाधान के संबंध में अच्छी राय दे सके। ठीक है, जो काउंसलर होता है वो क्या है, वो प्रशिक्षित होते हैं, वो मतलब एक योग्य होते हैं, वो अनुभवी होते हैं और जिससे क्या करते हैं, वो समस्या का जो है समाधान करने के लिए अच्छा राय देते हैं। दूसरा क्या है आपका, परामर्श एक बौद्धिक प्रक्रिया। जो परामर्श है जो आपका क्या बोलते हैं, काउंसलिंग कैसी है, एक बौद्धिक प्रक्रिया है। फिर क्या, तीसरा क्या है, पक्षपात एवं सूचनाओं के अभाव में परामर्श प्रार्थी समस्या का समाधान नहीं कर पाता है। देखिए अगर वो पक्षपात लिया और सूचना का अभाव मतलब उसको नॉलेज नहीं है तो वहाँ पे क्या करेगा, वहाँ पर जो है प्रार्थी के वो समस्या का समाधान नहीं कर पाएगा। और ठीक है, आगे फिर चौथा हमारा क्या है, परामर्श के उद्देश्य समस्या समाधान अवस्था माध्यम से निर्धारित किए जाते हैं। तो परामर्श का उद्देश्य क्या होता है, तो परामर्श का उद्देश्य जो होता है समस्या समाधान अवस्था के माध्यम से जो है निर्धारित किए जाते हैं। यहाँ पर के होगा, ठीक है, यहाँ बना लीजिएगा, के माध्यम से जो है निर्धारित किए जाते हैं। अब आइए देखिए हम अनिर्देशात्मक परामर्श क्या होता है उसको हम देख लेते हैं। अनिर्देशात्मक परामर्श में क्या है, तो अनिर्देशात्मक परामर्श प्रार्थी केंद्र होता है। ठीक है, प्रार्थी केंद्र क्या होता है, अनिर्देशात्मक परामर्श होता है। अब यहाँ पर क्या निर्देशात्मक में देखिए ध्यान दीजिएगा, निर्देशात्मक
निर्देशात्मक क्या था, आपका जो परामर्शदाता केंद्रित था, लेकिन जो अनिर्देशात्मक है वो क्या है, आपका प्रार्थी केंद्रित है। यानी इसमें जो है जिसको कष्ट है उस पर ध्यान दिया जा रहा है। फिर क्या, अनिर्देशित परामर्श का जन्मदाता जो है रॉजर्स है। अनिर्देशात्मक परामर्श के जन्मदाता कौन है, तो रॉजर्स है। रॉजर्स के अनुसार निर्देशी परामर्श अमनोवैज्ञानिक तथा प्रभावहीन होता है। जो निर्देशी परामर्श होता है वो क्या है, आपका अमनोवैज्ञानिक और प्रभावहीन होता है, क्योंकि निर्देशन का केंद्र बिंदु व्यक्ति होता है, न कि समस्या होती है। ठीक है, तो इसमें क्या है, इसमें जो है व्यक्ति है, इसी समस्या पर नहीं ध्यान दिया गया, इसलिए जो है ये क्या है, आपका प्रभावहीन और अमनोवैज्ञानिक माना गया। किसको, जो है निर्देशित परामर्श को, निर्देशात्मक परामर्श को। लेकिन जो आपका अनिर्देशात्मक परामर्श है तो वो क्या है, वो आपका यहाँ पर क्या, प्रार्थी को केंद्रित माना गया। प्रार्थी को केंद्रित माना गया तो वहाँ जाहिर सी बात है कि वो समस्या को भी हम देखेंगे, तो यहाँ पर ये चीज़ हो गई। अब अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं, सॉरी अगला नहीं, अगला देखते हैं कि अनिर्देशात्मक परामर्श का जो है विशेषताएं क्या क्या होती हैं ना, इनसे कौन कौन सी जो है विशेषता पाई जाती है। तो देखिए पहला क्या है, परामर्श प्रार्थी केंद्रित संबंध। तो अनिर्देशित परामर्श में महत्व व्यक्ति को दिया जाता है, न कि समस्या को, तथा प्रार्थी को कुछ समस्याएं होती हैं जिनका वह समाधान करना चाहता है। अनिर्देशात्मक परामर्श में क्या है, व्यक्ति को महत्व दिया जाता है, न कि समस्या को, तथा प्रार्थी को जो है कुछ समस्याएं होती हैं जिसका समाधान जो है करना चाहता है। ठीक है, अनिर्देशित परामर्शदाता ऐसा वातावरण पैदा कर देता है कि प्रार्थी इस वातावरण में अपने समस्या का समाधान स्वयं तलाश कर लेता है और अपने को दूसरे पर निर्भर समझता है। ठीक है, क्यों दूसरे पर निर्भर समझता है, क्योंकि उसको ये लगता है कि उसमें हीन भावना जो है पैदा नहीं हो पाती है, क्योंकि उसे इस बात का बोध होता है कि कोई अन्य व्यक्ति उसके लिए कुछ विचार या उसकी कुछ सहायता करेगा। ठीक है, तो जो यहाँ पर क्या है, यहाँ पर जो है ये आपका जो है निर्देशक प्रार्थी पे होता है, वहाँ पर जो निर्देशात्मक था परामर्श जो था तो उसमें क्या था, परामर्शदाता पर था। ठीक है, अब आइए देखिए हम बात करते हैं दूसरे हेडिंग पर चलते हैं। दूसरा हेडिंग क्या है, भावना एवं आवेग पर बल। तो अनिर्देशी परामर्श का संबंध आवेगों से होता है तथा अनेक प्रतिचार प्राय प्रार्थी की भावनाओं को प्रदर्शित कर देते हैं, अतः महत्व आवेगात्मक प्रक्रिया पर दिया जाता है, न कि बौद्धिक प्रक्रिया का वास्तविकता का बोध कराया जाता है। ठीक है, तो ऐसा नहीं है, तो यहाँ पर क्या है, भावनाओं पर ज़्यादा मतलब केंद्रित है और निर्देशात्मक परामर्श, और इसमें क्या है, बौद्धिक वास्तविकता पर का जो है बोध जो है नहीं कराया जाता है। ठीक है, अगला पॉइंट हमारा क्या, उचित वातावरण। तो देखिए उसमें उचित वातावरण का समावेश पाया जाता है। प्रार्थी को अधिक से अधिक और कम से कम जैसा यह चाहे बोलने का अवसर जो है प्रदान किया जाता है। जो अनिर्देशात्मक में क्या, इसमें क्यों प्रार्थी को जो है बोलने का, बात करने का या अपनी बातों को जो है रखने का क्या करते हैं, वहाँ पर जो है समय दिया जाता है। ठीक है, अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न हमारा क्या है स्टूडेंट, कि परामर्शदाताओं की प्रमुख विशेषताएं क्या है या परामर्शदाता के गुण बताइए। तो देखिए ई.सी. रोबर ने परामर्शदाताओं की विशेषताओं का उल्लेख निम्नलिखित ढंग से किया। पहला क्या, व्यक्तित्व समायोजन, परिपक्वता, व्यक्तित्व, भावनात्मक स्थिरता, अपनी कमजोरियों का ज्ञान, लचीलापन, अनुकूलन क्षमता का महत्व, विनोदपूर्ण पिछले अनुभव के लाभ उठाने की योग्यता, आलोचना को स्वीकार करने का सामर्थ्य, आत्मसम्मान, आत्मविश्वास और विश्वास, अपनी समस्याओं को सुलझाने के लिए एक युक्ति है। जो व्यक्तित्व समायोजन है, यानी व्यक्ति समायोजन जो होता है वो क्या करता है, वो व्यक्तियों में कैसे जैसे वो अपने भावनाओं को स्थिर कर सकते हैं, कैसे अपने कमजोरियों का पता लगा सकते हैं, और कैसे अपने अनुकूल जो है व्यवहार कर सकते हैं, कैसे वो खुश रख सकते हैं, कैसे मतलब पुराने अनुभव का लाभ उठाकर नए चीज़ों को में कर सकते हैं, अपने आलोचना को कैसे वो स्वीकार कर सकते हैं, अपने आत्मविश्वास और आत्मसम्मान की कैसे रक्षा कर सकते हैं, इन सब के बारे में जो है आपका जो है व्यक्तित्व समायोजन जो है अहम भूमिका निभाता है। अगला पॉइंट हमारा क्या है, पारस्परिक संबंध। तो प्रार्थी की समस्या और उसके कारणों की विस्तार पूर्वक जानकारी प्राप्त करने के लिए परामर्शदाता को अनेक व्यक्तियों से मित्रवत क्या होता है, संबंध बनाना पड़ता है, तभी तो वो काउंसलिंग कर पाएगा।
ठीक है। फिर क्या है आपका नैतिकता। नैतिकता में क्या है कि परामर्श का चरित्र और नैतिक गुण उच्च कोटि का होना चाहिए। उसे अपने काम में प्रार्थी का विश्वास प्राप्त करना होता है। प्रार्थी अपनी कमजोरी, बुरे कार्य, बुरी आदतें, व्यक्तिगत बुराइयां तभी बताता है जब उसे यह विश्वास हो जाए कि परामर्शी जो है स्वयं अच्छे चरित्र और उच्च नैतिक गुणों वाला, ठीक है, नैतिक गुणों वाला है। यानी यहाँ पे क्या कह रहे हैं, यहाँ पे जैसे कि यहाँ पे ये बात कर रहे हैं कि जो परामर्शदाता है जो देना चाहता है तो उसका जो है उसका उच्च कोटि का जो है नैतिक हो, नैतिक वाले जो गुण हो, ताकि वो मतलब जो प्रार्थी है उसको अपने विश्वास के अंदर ले सके। तभी तो प्रार्थी जो है अपने जो भी बुराइयां हैं, जो भी कमियां, वो क्या करेगा, परामर्शदाता को बताएगा, तभी तो परामर्शदाता जो है उसका जो है निदान कर सकता है। देखिए स्टूडेंट, बारिश बहुत ज़्यादा होने लगी है तो आप लोग प्लीज़ कोऑपरेट करिएगा। हो सकता है बैकग्राउंड में बारिश की आवाज़ आए, हाँ, तो आप लोग प्लीज़ कोऑपरेट जरूर करिएगा। नेतृत्व गुण, फिर क्या है आपका, परामर्शदाता समाज में एक विशेष स्थान रखता है। वह अपने कार्यों के संबंध में अनेक व्यक्तियों से मिलता है, विभिन्न व्यक्तियों, स्थानों और संस्थाओं आदि से सूचनाएं जो है एकत्रित करता है, ठीक है। फिर क्या पांचवा जो विशेषता क्या होती है, तो सामाजिक बुद्धि। सामाजिक बुद्धि में क्या है, परामर्श एक सामाजिक कार्य है। परामर्शक अपनी सामाजिक कुशलता से समाज में स्थान बनाता है और समाज का विश्वास और सम्मान प्राप्त करता है। इसके बदले में उसे समाज से भी क्या होता है, सहयोग भी मिलता है। फिर क्या है आपका कर्तव्य निष्ठता। कर्तव्य निष्ठता में क्या है, प्रारंभ में परामर्शदाता को अपने कार्य में सफलता नहीं मिलती, परंतु धीरे धीरे वह सफल हो जाता है। परामर्शक एक ऐसा कार्य है उसके परिणाम शीघ्र नहीं दिखाई देते। जैसे हमारे ये कर्तव्य निष्ठता की पॉइंट जो है ये कुछ मेरे जीवन से भी रिलेटेड है। जैसे मैंने जब स्टार्टिंग में चैनल स्टार्ट किया तो मुझे सफलता नहीं मिली, लेकिन आज क्या है, आज मुझे इतने बच्चे पसंद करते हैं कि नहीं, मैम का जो भी मॉडल पेपर होता है वो क्या है हमारे एग्जाम में आता है, वो क्वेश्चन मॉडल पेपर से क्वेश्चन आते हैं, तो एक विश्वास बन गया। तो अब क्या हुआ, एक कहीं ना कहीं मैं इतने सारे जो है मैसेज आते रहते हैं कि मैम हमारी क्लास कब स्टार्ट करेंगे, मैम हमारी क्लास कब स्टार्ट करेंगी, तो मुझे बहुत खुशी होता है। और मैं अपने कर्तव्य को जैसे बहुत मतलब फर्स्ट प्रायोरिटी देती हूँ। अपना जो भी काम है, मुझे अपने काम से बहुत ज़्यादा प्यार रहता है कि नहीं, मुझे ये काम करना है, मुझे अपने बच्चों को जो है मतलब एजुकेशन अगर वो घर बैठे लेना चाहते हैं तो उन तक क्या है पहुँचाना है। तो अपने मतलब कर्तव्य का बहुत अच्छे से मैं निर्वहन करती हूँ। तो आज नहीं तो कल मुझे जो है इसकी सफलता जरूर मिलेगी। आज जो है आप ही लोग का सहयोग है कि जो कि मेरे जो है 4000 सब्सक्राइबर अब पूरे होने वाले हैं। अगर आप लोग एक बार और जैसे जोर से सब्सक्राइब कर देंगे, चैनल को शेयर कर देंगे, तो क्या होगा, एक मुहिम बन गया ना स्टूडेंट कि नहीं मैम करती हैं तो मैम के चैनल से जो है बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं। मैम समय से पहले जैसे एक दिन देखिए अभी क्या था, अभी आपके जूनियर की क्लास चल रही थी स्टूडेंट, माइनर सब्जेक्ट को करिकुलर, तो उसमें आप लोगों को भी हम ऐसा नहीं है कि आप लोगों को हमने अवॉइड किया, आप लोगों के कमेंट के भी हम जवाब देते रहे। अब देखिए आज आप लोगों का ये महामैराथन क्लास सेकेंड पेपर का हो गया, बहुत जल्द आप लोगों का थर्ड पेपर। अब पीजी जो 4th सेमेस्टर के हैं तो उनकी भी क्लास में बहुत जल्दी लगाऊंगी, उनका भी चौथा पेपर हमने कंप्लीट कर दिया, तो फर्स्ट सेकंड थर्ड उनको भी हम जल्द ही देने वाले हैं। तो मैं सबके लिए मतलब हमेशा जो है तैयार रहती हूँ कि नहीं, अगर बच्चों ने कमेंट कर दिया तो मुझे उस पर जो है मॉडल पेपर बनाकर उनको देना। फिर क्या, समर्पण की भावना। जो परामर्शदाता होता है उसके अंदर क्या होनी चाहिए, समर्पण की भावना होनी चाहिए। फिर क्या है आपका प्रार्थी के प्रति सम्मान की भावना। प्रार्थी के प्रति सम्मान की भावना का भी गुण जो है परामर्शदाता में पाया जाना चाहिए। क्यों, क्योंकि अगर प्रार्थी हो सकता है वो शारीरिक रूप से विकलांग हो, ठीक है, वो सुंदर ना हो, तो क्या है उसकी जितनी भी भावनाएं हैं क्या करना चाहिए, परामर्शदाता को जो है सम्मान करें। संवेदनशील, निर्णय लेने का उत्तरदायित्व, आकर्षक व्यक्तित्व, दूरदर्शिता और लचीलापन। देखिए 13 पॉइंट जो थे उसके गुण थे, ठीक है। तो ये कुछ पॉइंट को तो हमने डिफाइन कर दिया, कुछ पॉइंट हम ऐसे लिख देते। इसको इसलिए ऐसे लिख दिए स्टूडेंट कि ये आप अपने से भी कर सकते हैं, तो इसलिए इसको हम ऐसे लिखते हैं। आप 13 पॉइंट को लिख कर 5-6 पॉइंट को 7 पॉइंट को आप डिफाइन कर देंगे तो आपको अगर ये क्वेश्चन अगर लॉन्ग क्वेश्चन में आता है, यानी 20 नंबर में अगर ये क्वेश्चन आता है तो 20 में आपको 18 नंबर पाने से जो है कोई नहीं रोक सकता है, ठीक है। अगर शॉर्ट में आता है तो 5 में आपको 4 लेने से या 5 में 5 लेने से कोई आपको रोक नहीं सकता। एज इट इज आप इसी तरह से लिखिएगा। अब आइए देखिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न हमारा क्या, परामर्शदाता के कार्य क्या क्या है। तो देखिए परामर्शदाता के कार्य क्या अनेक है जो निम्नलिखित है। पहला क्या, प्रत्येक मनुष्य का मौलिक महत्व होता है। जो क्या है, कोई भी मनुष्य उसका क्या अपना एक मौलिक महत्व होता है। फिर समाज के साथ समायोजन एक चलायमान प्रक्रिया है,
यानी जो समाज के साथ हम कैसे एडजस्टमेंट कर सकते हैं, ये क्या है, ये मतलब हर जगह पाया जाता है। हर जगह ऐसा नहीं है कि नहीं भारत में कुछ और, इंग्लैंड में कुछ और, ऐसा नहीं है। सबके साथ जो है समायोजन करना पड़ता है। फिर क्या है, व्यक्ति का चयन करने की आधारभूत अधिकार है। ठीक है, व्यक्ति का चयन करने की आधारभूत अधिकार क्या है, ये परामर्शदाता का कार्य होता है। अब देखिए इन्हीं तीनों कार्यों के आधार पर मतलब कौन कौन से बातों को ध्यान में रखना है, आगे इसको हम बता रहे थे। देखिए यहाँ पे क्या है, ये 3 दार्शनिक तत्व, ठीक है, ये 3 दार्शनिक तत्व परामर्शदाता को सदैव ध्यान में रखना चाहिए, तीनों है। ठीक है, फिर क्या, साथ ही उन्हें कुछ क्रियात्मक विचारों का भी ध्यान रखना आवश्यक है। जैसे अब क्या क्या जैसे में, तो इसको भी पॉइंट को हम दिखा दे रहे हैं आपको कैसे कैसे है। तो देखिए पहला पॉइंट क्या है, तो परामर्शदाता को अपने क्षेत्र से बाहर नहीं लाना चाहिए। ठीक है, परामर्शदाता को क्या अपने क्षेत्र से बाहर जो है नहीं जाना चाहिए या नहीं लाना चाहिए। दूसरा क्या, उसे प्रार्थी के ऊपर कोई समस्या नहीं जो है लादनी चाहिए। ठीक है, लादनी यहाँ बना लीजिए, पर उसे प्रार्थी के ऊपर कोई समस्या नहीं लानी चाहिए, लादनी चाहिए। फिर क्या है, इसका उद्देश्य प्रार्थी को समस्या का ज्ञान कराना होता है। उसका उद्देश्य क्या होना चाहिए, परामर्शदाता के क्या होना चाहिए उद्देश्य, कि प्रार्थी को कौन सी समस्या है, वो किस बीमारी से ग्रसित है, इसके बारे में जो है उसको ज्ञान कराना चाहिए। फिर क्या, उसे किसी वस्तु के सही करने वाले के रूप में होना चाहिए। फिर क्या, पांचवा, उसे प्रार्थी को के सामने समस्त समस्याएं प्रस्तुत कर देनी चाहिए। फिर क्या है, प्रार्थी से संबंधित आंकड़े जो है एकत्रित करना चाहिए। अगर वो ग्रसित है किसी समस्या से, तो किन 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 वजहों से, ऐसे कौन कौन से जो घटनाएं उसके जीवन में शामिल हुई जिसकी वजह से प्रार्थी जो इन समस्याओं से घिरा, इस सब की जो है आंकड़े जो है परामर्शदाता को क्या करना चाहिए, एकत्रित करना चाहिए। ठीक है, फिर क्या है आपका कि अंतिम निर्णय प्रार्थी को लेने देना चाहिए। यानी कि जैसे कि मान लीजिए उसको ठीक होने के लिए जो भी मतलब उन्होंने दिया, तो अंतिम निर्णय जो है मतलब ये तुम काम ये कर सकते हो, जैसे परामर्शदाता बोला कि ये काम तुम कर सकते हो, है ना, तुम्हारे अंदर स्टेमिना है, तुम्हारे अंदर वो पावर है, तुम इसको कर सकते हो। तो ये निर्णय वो कर सकता है या नहीं कर सकता, ये क्या होना चाहिए, प्रार्थी के ऊपर डिपेंड होना चाहिए। ठीक है, फिर क्या है, विभिन्न प्रकार की शिक्षा संस्था एवं प्रशिक्षण सुविधाओं से संबंधित सूचना को क्या करना चाहिए, एकत्रित करना चाहिए। साक्षात्कारों की व्यवस्था करना और सामाजिक संबंध स्थापित करना चाहिए। फिर क्या है आपका उचित भौतिक परिस्थितियों एवं सेवाओं में भी क्या करना चाहिए, इसमें जो है उपस्थित करना चाहिए। तो ये सब क्या थे, सब आपके जो परामर्शदाता के जो गुण थे। अब आइए देखिए निर्देशन का क्या महत्व है, निर्देशन का क्या महत्व। तो देखिए निर्देशन का महत्व क्या होता है, निम्नलिखित महत्व। तो पहला क्या, व्यक्ति को उसकी आवश्यकता, योग्यताओं, क्षमताओं एवं सीमाओं का उपयुक्त ज्ञान कराने में क्या होता है, निर्देशन सहायक होता है। देखिए गाइडेंस जो होता है स्टूडेंट, वो कोई भी कर सकता है। देखिए ध्यान से मेरी बात को सुनिएगा, निर्देशन जो है कोई भी दे सकते हैं, जैसे आपके माता पिता भी दे सकते हैं, आपके भाई बहन भी दे सकते हैं, आपके शिक्षक भी दे सकते हैं। लेकिन जो काउंसलिंग होता है, जो परामर्श जो होता है, वो कौन दे सकता है, वो सिर्फ एक एक्सपर्ट दे सकता है, जो कि प्रशिक्षित हो, योग्य हो, वही आपका काउंसलिंग कर सकता है। लेकिन गाइडेंस क्या, गाइडेंस जो है कोई भी दे सकता है। जैसे आपको कौन से विषय से करना चाहिए, ये क्या एक टीचर भी बता सकता है, आपके पेरेंट्स भी बता सकते हैं। कौन से सब्जेक्ट का जो ज़्यादा वैल्यू है, ये क्या है, ये आपके सब्जेक्ट टीचर बता सकते हैं। लेकिन काउंसलिंग जो है आपका कोई जो है एक विशेष व्यक्ति ही कर सकता है। फिर क्या है, निर्देशन व्यक्ति की छिपी योग्यताओं एवं क्षमताओं को उसे उपयुक्त ज्ञान ही नहीं कराता, वरन उनके फलने फूलने तथा उचित विकास के लिए अवसर भी क्या करता है, प्रदान करता है। जो निर्देशन होता है, जो गाइडेंस होता है, वो क्या हर व्यक्ति में क्या होती है, कुछ न कुछ क्वालिटी जरूर होती है। तो ऐसा कोई व्यक्ति नहीं है जिसके अंदर कोई क्वालिटी ना हो, हर व्यक्ति के अंदर क्वालिटी होती है। बस क्या उसको उभारने की, उसको परखने की जो है मतलब दृष्टि होनी चाहिए। ये जो है, तो ये निर्देशन जो होता है वो क्या आपके अंदर जो भी छुपा हुआ जो हुनर है उसको क्या करता है, लोगों के सामने लाता है, जिससे क्या हो आप फले फूले, आप जो है देश का विकास कर सके, समाज का विकास कर सके। ये सारे अवसर जो है आपका गाइडेंस जो है प्रदान करता है। अब आइए देखिए हम आगे बात करते हैं। तीसरा पॉइंट क्या है, निर्देशन व्यक्ति को उसकी शैक्षिक एवं व्यावसायिक अभियोग्यताओं यहाँ होना चाहिए, बना लीजिएगा, अभियोग्यताओं के अनुसार व्यावसायिक अवसर प्रदान करता है। फिर क्या, निर्देशन व्यक्ति के व्यक्तित्व के संपूर्ण विकास, जैसे शारीरिक व मानसिक, भावात्मक, सामाजिक आदि में सहयोग प्रदान करता है, जिससे कि वह एक संतुलन एवं समाज उपयोगी नागरिक बन सके। ठीक है, निर्देशन क्या करता है, जो व्यक्ति है उसके अंदर बैलेंसिंग का भी कार्य करता है। अगला जो है क्या है, अगला पॉइंट हमारा क्या है, निर्देशन व्यक्ति को समायोजन एवं संतुलित विकास
विकास ही नहीं प्रदान करता, बल्कि वह समाज एवं देश का श्रेष्ठ व्यक्ति सिद्ध हो, इस दिशा में भी क्या करता है, प्रयत्न करता है। निर्देशन जो होता है, गाइडेंस जो होता है, वो सिर्फ आपके संतुलित बैलेंस के लिए ही नहीं कार्य करता, बल्कि आप देश और समाज के लिए कैसे उत्कृष्ट, सबसे श्रेष्ठ नागरिक बन सकते हैं, इस दिशा में भी क्या करता है, गाइडेंस आपका कार्य करता है। निर्देशन व्यक्तित्व समस्याओं और असमायोजन की स्थितियों का एक निराकरण करता होता है, यहाँ पर कर्ता बना लीजिएगा, करता होता है, ठीक है। फिर क्या, निर्देशन शैक्षिक कुसमायोजन की स्थिति में छात्रों को बचाता है, यानी जो शैक्षिक कुसमायोजन, जहाँ पर मैंने विद्यालय में जो बच्चे हैं समायोजन नहीं कर पाते हैं, तो वहाँ पे भी क्या करता है, निर्देशन जो होता है वो क्या करता है, एजुकेशन जो डिसबैलेंसिंग है उसको भी बैलेंस करने का जो है कार्य करता है। अब आइए देखिए हम निर्देशन के सिद्धांत के बारे में बात करते थे। निर्देशन के कौन कौन से सिद्धांत हैं, तो देखिए, निर्देशन गतिविधियों के संचालन में निर्देशन सिद्धांतों का क्रियान्वयन निर्धारित उद्देश्यों को पूरा करने में करना चाहिए। सिद्धांत, निर्देशन के सिद्धांत या नियम निम्नलिखित है। अब देखिए पहला सिद्धांत हमारा क्या है, पहला सिद्धांत जो है आपका, निर्देशन क्रियाएं व्यक्ति के संपूर्ण व्यक्तित्व के विकास से संबंधित होनी चाहिए। व्यक्ति के व्यक्तित्व का सर्वाधिक विकास निर्देशन का प्रमुख सूत्र है। निर्देशन सभी बालकों को उपलब्ध होना चाहिए, केवल समस्याग्रस्त को नहीं, यानी गाइडेंस जो होता है वो सभी बालकों के लिए होना चाहिए। ऐसा नहीं है कि कोई बच्चा जो है समस्या से ग्रसित है तो सिर्फ हम उसी को निर्देशन दें, बाकी किसी के लिए निर्देशन न हो। अगला है हमारा क्या है कि निर्देशन सेवाएं व शैक्षिक अनुदेशन क्रियाएं पूरक हैं, एक दूसरे की विरोधी या विपरीत नहीं है। मतलब जो निर्देशन सेवाएं होती हैं और जो शैक्षिक अनुदेशन होता है वो क्या, एक दूसरे के पूरक, यानी एक सिक्के के दो पहलू होते हैं, और ये क्या है, ये परस्पर एक दूसरे पे क्या होते हैं, निर्भर होते हैं। फिर क्या, निर्देशन साध्य नहीं साधन है। निर्देशन क्या है, साध्य नहीं साधन है, साधन को प्राप्त करने का। निर्देशन जो है साध्य नहीं है, वो क्या साधन है, जिससे क्या करते हैं, हम अपने साध्य को प्राप्त करते हैं। फिर क्या, स्वनिर्भरता और परिपक्वता व्यक्ति के साध्य होते हैं। स्वनिर्भरता यानी जो है आप सेल्फ डिपेंडेंट कैसे हो सकते हैं, उसके लिए जो है निर्देशन जो है आपका क्या होता है, साधन होता है। निर्देशन गतिविधियों और क्रियाओं के लिए काफ़ी समय अपेक्षित होता है। निर्देशन क्या करता है, आपकी जितनी भी गतिविधियाँ होती हैं और क्रियाएँ होती हैं उसके प्रति क्या करता है, वो अपेक्षित होता है। फिर क्या, उचित व पर्याप्त उपकरण और सुविधाएं अनिवार्य होती है। निर्देशन के लिए जो होती हैं उचित पर्याप्त उपकरण और सुविधाएं क्या होती है, अनिवार्य होती है। फिर क्या है आपका, किशोरों एवं बच्चों के लिए निर्देशन प्रमुख रूप से परिवार में माता पिता तथा विद्यालय में शिक्षकों का उत्तरदायित्व होता है। जो भी किशोर हैं और बच्चे हैं तो निर्देशन देने का कार्य जैसे क्या होता है, ये मत सोचिए कि सिर्फ टीचर का ही होता है, नहीं, निर्देशन देने का कार्य, गाइडेंस का कार्य क्या होता है, उनके माता पिता भी कर सकते हैं और उनके टीचर भी का भी जो है उत्तरदायित्व होता है। अगला पॉइंट हमारा क्या है कि निर्देशन कार्यक्रम को भली भांति चलाने के लिए योग्य एवं प्रशिक्षित प्रशासक होना चाहिए। निर्देशन कार्यक्रम निरंतर चलने वाली क्या होती है, प्रक्रिया होती है। संगठित निर्देशन कार्यक्रम समुदाय व व्यक्ति की आवश्यकता अनुसार जो है लचीलापन लिए होता है। जो संगठित निर्देशन होता है वो क्या है आपका, जो है समुदाय और व्यक्ति के आवश्यकता के अनुसार क्या होता है, उसमें लचीलापन। लचीलापन का मतलब क्या हुआ कि अगर हमको जरूरत पड़े तो हम उसमें क्या कर सकते हैं, उसमें फिर से परिवर्तन ला सके, ऐसा जो है गाइडेंस बनता है, ठीक है। अगला सिद्धांत हमारा क्या है, निर्देशनकर्ता परामर्शक तथा प्रार्थी के मध्य सहयोग पर आधारित होता है। जो गाइडेंस होता है वो क्या, निर्देशन करता है, यानी जो गाइडेंस करने वाला है, गाइडेंस करने वाला जो परामर्शक है, और प्रार्थी यानी जिसको चाहिए, मतलब उसके क्या है, उन दोनों के मध्य क्या है, एक सहयोग का जो है कार्य करता है, ठीक है। हर दृष्टि से बालक का कल्याण प्रमुख होना चाहिए। निर्देशन व परामर्श में मौलिक मानदंडों का पालन होना चाहिए, ठीक है। तो निर्देशन और परामर्श का जैसे मूल कर्तव्य या मूल तथ्य या मूल्य साध्य क्या है, तो हर दृष्टि से जो है बालक का जो है कल्याण होना चाहिए, यानी बालक का जो संपूर्ण विकास होना चाहिए, उसको जो निर्देशन जो है निर्देशन से उसको लाभ मिले, वो चीज़ें को जो है निर्देशन और परामर्श में जो है शामिल किया जाता है। तो ये जो 12 जो है आपके क्या थे, सिद्धांत थे। अब आइए देखिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न हमारा क्या है कि शैक्षिक निर्देशन से आप क्या समझते हैं, इस निर्देशन की परिभाषा बताइए। तो देखिए, वर्तमान शिक्षा का उद्देश्य बालक का सर्वाधिक विकास करना है, सर्वाधिक नहीं सर्वांगीण होगा, यहाँ पर बना लिए सर्वांगीण विकास करना है, विकास है, ठीक है। निर्देशन इस उद्देश्य की प्राप्ति में शिक्षा का सहायक होता है।
तो निर्देशन क्या है, निर्देशन जो होता है आपके बालक का सर्वांगीण विकास के लिए जो है एक तरह से उपयोगी युक्ति मतलब यंत्र या मशीन है, जिसमें क्या होता है, जिससे कि कोई भी बच्चा जो है अच्छे से जो है शिक्षा प्राप्त कर सकता है। अब आइए देखिए हम निर्देशन की परिभाषा देखते हैं। तो रूथ एवं स्ट्रंग के अनुसार क्या है, स्ट्रंग के अनुसार क्या है, व्यक्ति को शैक्षिक निर्देशन प्रदान करने का मुख्य उद्देश्य होता है छात्र को उपयोगी कार्यक्रम को चुनने या उसमें प्रगति करने में सहायता देना। देखिए शैक्षिक निर्देशन वह निर्देशन होता है जिसमें क्या, जिसका मुख्य उद्देश्य क्या होता है, जो छात्र है, ठीक है, वो कैसे उपयोगी कार्यक्रम को चुन सके और अपना जो है उसमें करियर बना सकें या अपनी प्रगति के लिए जो है उसमें रास्ता ढूंढ सके, उसके लिए जो है शैक्षिक निर्देशन जो है दिया जाता है। अब आइए देखिए दूसरी परिभाषा हमारा क्या है, दूसरी परिभाषा है जी.ई. मायर्स के अनुसार। जी.ई. मायर्स के अनुसार जो क्या परिभाषा दिया गया है, तो देखिए शैक्षिक निर्देशन एक प्रक्रिया है जिसके द्वारा एक और व्यक्ति और उसके विशिष्ट गुण तथा दूसरी ओर अवसरों के विभिन्न समूह तथा मांगों के मध्य व्यक्ति के विकास या शिक्षा के अनुकूल सेटिंग तैयार किया जाता है, वही क्या है आपका जो है शैक्षिक निर्देशन होता है। शैक्षिक निर्देशन क्या है, उन्होंने ये बताया कि एक और जो होता है बच्चों के या कोई व्यक्ति का जो विशेष गुण देखते हैं, उसके अलावा क्या विभिन्न समूह के मतलब कौन कौन से मांग हो, डिमांड क्या है, किसका चल रहा है। जैसे अभी इस समय क्या है यूट्यूब पर जो है आप लोगों का डिमांड चल रहा है कि नहीं, सेकेंड पेपर का क्लास मिले, सेकेंड पेपर का क्लास मिले, तो आप लोग क्या करें यूट्यूब पर जो है मतलब सारे वीडियो को सर्च कर रहे हैं ना कि हमारे विषय से संबंधित समाजशास्त्र से या होम साइंस से संबंधित जो है कौन कौन से वीडियो जो है कौन कौन सा चैनल जो है कार्य कर रहा है। तो इन सब चीज़ पर हम देख रहे हैं ना, काम कर रहे हैं, आप देख रहे हैं। तो इस समय क्या हुआ आपका ये मांग के अंतर्गत है, तो उसके अनुसार जो भी चैनल की जो सेटिंग है तो आप लोग वहाँ पर जाके क्या करते हैं, पढ़ते हैं, जो है शिक्षा ग्रहण करते हैं। अब आइए देखिए हम बात करते हैं शैक्षिक निर्देशन की आवश्यकता का। तो देखिए छात्रों की शक्ति समय, धन और अपव्यय होता है। इस अपव्यय को कम करने के लिए ही साधन शैक्षिक निर्देशन है, जो निम्नलिखित तरह का होता है, निम्नलिखित प्रकार का होता है। तो आप देखिए हम उसकी प्रकारों के बारे में भी बात करते हैं स्टूडेंट। आइए देखिए अब हम प्रकार के बारे में देखते थे। पहला क्या है, पाठ्य विषयों का चुनाव। पाठ्य विषयों के चुनाव में हम क्या देखेंगे स्टूडेंट, पहला क्या है आपका पाठ्य विषयों का, यानी कि बच्चे को कौन सा विषय का चुनाव करना चाहिए जिससे कि उसका जो है जो कि उसके जीवन में उपयोगी विषय हो। फिर क्या अग्रिम शिक्षा का निश्चय करना, यानी आगे जो है कौन सी शिक्षा को हम लाएं जिससे क्या हो हमारा देश का जो है विकास हो सके। लेकिन इस समय क्या जो आपकी NEP आ गई है ना, सभी लोग परिचय होंगे NEP से, ऐसा कोई नहीं है जो NEP से परिचय न हो। आप सभी लोग NEP 2020 में पढ़े हैं। तो अब क्या हुआ, जो NEP 2020 आ गई तो उसने क्या किया, उसने शिक्षा के स्वरूप को ही बदल दिया। अब क्या शिक्षा प्रणाली एकदम बिल्कुल ध्वस्त हो गई है। अब आप सोचिए कि अब हम सोचेंगे कि नहीं कोई विद्वान व्यक्ति निकले, कोई विद्वान लड़का निकले, तो ऐसा नहीं हो सकता। क्यों, क्योंकि आप लोग देख रहे हैं कि हर 2 महीने के बाद क्या आप सिर्फ एग्ज़ाम ही दे रहे हैं, आपको खुद नहीं पता कि आप कौन सा पेपर पढ़ रहे हैं। बहुत से बच्चे ऐसे हैं जिनको पता ही नहीं रहता कि मेजर का मतलब क्या होता है, माइनर का मतलब क्या होता है। मेजर यानी मेन सब्जेक्ट वो क्या पढ़ रहे हैं, ये सब का जानकारी नहीं, वो MA BA BEd कुल कर ले रहे हैं। तो ये क्या है, NEP जो है आपका बिल्कुल आप लोगों को क्या है नाश कर दी है। ठीक है, फिर क्या अवरोधन को दूर करना, जीविकाओं का ज्ञान देना, फिर क्या विद्यालय व्यवस्था, पाठ्यक्रम तथा शिक्षण विधि में जो है परिवर्तन लाना। ये क्या है, ये आपके जो है मुख्य पॉइंट है। अब देखिए जो है शैक्षिक निर्देशन के उद्देश्य के बारे में बात करते हैं। तो शैक्षिक निर्देशन का उद्देश्य क्या है, तो संपादित तथा इच्छित अग्रिम शिक्षा से संबंधित सूचनाओं प्राप्त करने में छात्रों की सहायता करना। यानी जो भी छात्र कहीं भी जाकर मतलब पढ़ना चाहते हैं, आगे की शिक्षा लेना चाहते हैं, तो उनसे जो भी संबंधित जो है सूचना है वो क्या करना चाहिए, निर्देशन के जरिए जो है प्राप्त करके उन छात्रों को सहायता देनी चाहिए। फिर क्या है, विभिन्न प्रकार के विद्यालयों के उद्देश्य और कार्यों से छात्रों को अवगत कराने में सहायता देना। यानी कौन सा कॉलेज जो है कौन सा कार्य कर रहा है, तो इन सब के बारे में भी क्या करना चाहिए, छात्रों को जो है अवगत कराना चाहिए। फिर क्या शैक्षिक निर्देशन का उद्देश्य विद्यालयों की संबंधित सूचनाओं प्राप्त करने में छात्रों की जो है सहायता करना। तो जो भी विद्यालय से संबंधित सूचना है उसके बारे में क्या करना चाहिए, छात्र को जो है मतलब सहायता देना। यानी जैसे कि आप मान लीजिए बहुत से बच्चे होते हैं ना कि नहीं ये कॉलेज मैम कैसा है, वहाँ जाकर पढ़ सकते हैं, वहाँ जाके तो ये क्या वहाँ पर कॉलेज कैसा चीज़ चल रहा है, क्या चल रहा है, तो इस सब के बारे में क्या करना चाहिए, जो है गाइडेंस करने की ज़रूरत पड़ती है। ठीक है,
फिर क्या है, अपनी रुचि के विद्यालय में प्रवेश अपने संबंधित शर्तों की सूचना प्राप्त करने में छात्रों की जो है सहायता करनी चाहिए। यानी आप कौन से विषय पढ़ना चाहते, किस कॉलेज में पढ़ना चाहते, आपकी रुचि है तो आपकी उस कॉलेज से संबंधित क्या क्या कंडीशन है, इसके बारे में भी क्या है छात्रों को जो है हमको सहायता प्रदान करनी चाहिए। फिर क्या, पाठ्यक्रम विद्यालय और उससे जुड़े हुए सामाजिक जीवन में स्वयं को समायोजित करने में छात्रों की क्या करनी चाहिए, सहायता करनी चाहिए। यानी आप पाठ्यक्रम यानी सिलेबस आपका क्या है, ठीक है, उसका सामाजिक जीवन में क्या मतलब समायोजन है, कैसे उसका क्या महत्व है, इसके बारे में भी क्या करना चाहिए, छात्रों को जो है बताना चाहिए। फिर क्या, अवस्थाओं के चुनाव में छात्र का पथ प्रदर्शन करना चाहिए, चाहे कोई भी कंडीशन हो उसके सिलेक्शन में क्या करना चाहिए, छात्रों का जो है पथ प्रदर्शन करते रहना चाहिए। फिर क्या है आपका, छात्र को स्वयं की रुचियों तथा अभिरुचियों का ज्ञान प्रदान करना शैक्षिक निर्देशन का ही क्या होता है, कार्य होता है। तो ये देखिए आपका शैक्षिक निर्देशन से संबंधित ये सारे मैटर थे स्टूडेंट, इसको भी आप लोग देख लीजिएगा क्योंकि एग्जाम में यहाँ से भी क्वेश्चन आने के जो है चांसेस हैं, ठीक है। तो ये आपका हो गया। अब आइए देखिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न हमारा क्या, व्यक्तित्व परीक्षण से आप क्या समझते हैं, यानी पर्सनालिटी टेस्टिंग क्या होती है उसके बारे में पूछा। तो व्यक्तित्व शब्द जो है व्यक्ति से बना है, व्यक्ति यानी आप ऐसे भी लिख सकते हैं कि व्यक्ति शब्द जो है लैटिन भाषा के पर्सोना शब्द से बना है जिसका अर्थ होता है मुखौटा। फिर उसके बाद आप जोड़ सकते हैं कि इस दृष्टि से व्यक्तित्व से तात्पर्य विशेष तात्पर्यपूर्ण विशेषताओं से जिनके आधार पर एक व्यक्ति और दूसरे व्यक्ति में अंतर किया जा सकता है। यह विशेषताएं या गुण जो है निम्नलिखित हैं, जो कि यह विशेषताएं या गुण जो है आंतरिक और बाह्य दोनों होते हैं। तो जो व्यक्तित्व होता है वो कैसा होता है, किसी जो बहुत से ऐसे होते हैं खुले विचार वाले होते हैं, बहुत से क्या होते हैं क्लोज विचार वाले, जो अंतर्मुखी होते हैं उनको आप पढ़ नहीं सकते, जो बाह्यमुखी होते हैं उनका क्या होता है, दिखाई देता है। तो आप देखिए फ्रायड ने क्या है व्यक्तित्व के 3 अंग बताए हैं। तो ईद एगम नैतिक मन, ईद को मतलब ईड है, फिर क्या है आपका ईगो हो गया, फिर क्या है आपका सुपर ईगो। तो ये सब आप लोग पढ़े हैं तो इसको आप लोग जो है अपने से जो है इसको डिफाइन कर दीजिएगा। जो है ईड क्या होता है, वो अचेतन मन का होता है। ईगो क्या होता है, किसी गलत काम को करने के लिए प्रोत्साहित करता है। और ये सुपर ईगो क्या होता है, उस गलत काम के रिजल्ट को पहले बताता है कि नहीं ये काम करेंगे तो इसका ये परिणाम होगा। सुपर ईगो जो होता है वो क्या है, नैतिक मन होता है ना, वो मतलब वो गलत रास्ते पर चलने से क्या करता है, व्यक्ति को रोकता है। तो इसको आप ईड ईगो सुपर ईगो आप लोग अपने से वहाँ पर डिफाइन कर दीजिएगा कॉपी में, ठीक है। अब आइए देखिए हम बात करते हैं कि निर्देशन और परामर्श की प्रक्रिया में व्यक्तित्व की परीक्षाओं का बड़ा महत्व होता है। हम इन परीक्षाओं के द्वारा व्यक्तित्व का अध्ययन करते हैं। निर्देशन या परामर्श के द्वारा हम व्यक्तित्व के किसी एक पक्ष जैसे अभिरुचि, बुद्धि, अभियोग्यता का निर्देशन नहीं करते, हम संपूर्ण व्यक्तित्व का निर्देशन करते हैं। यानी हम किसी एक पक्ष को नहीं देखते, हम पूरे पर्सनालिटी को देखते हैं, ठीक है। अब आइए देखिए अल्पोर्ट के अनुसार क्या है व्यक्तित्व वाला परिभाषा। तो आप देखिए अल्पोर्ट ने क्या दिया, तो अल्पोर्ट ने बताया कि व्यक्तित्व का संबंध मनुष्य की उन शारीरिक तथा आंतरिक प्रवृत्तियों के साथ है जिनके आधार पर व्यक्ति अपने अपने वातावरण के साथ क्या है समायोजन स्थापित करता है। तो ये क्या है आपका जो है व्यक्तित्व की परिभाषा होगी। अब आइए हम बात करते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न हमारा क्या है, बुद्धि परीक्षण से आप क्या समझते हैं। ये प्रश्न आपका इंपॉर्टेंट है, या लघु में और या तो लघु में जरूर आएगा। तो देखिए भिन्न भिन्न वैज्ञानिकों ने बुद्धि की परिभाषा भिन्न भिन्न प्रकार से दी है। जैसे वेड्रो के अनुसार जो है बुद्धि परीक्षण क्या होता है, तो क्षमताओं को अर्जित करने की क्षमता को हम क्या कहते हैं, बुद्धि कहते हैं, ठीक है। तो क्षमताओं को अर्जित करने की क्षमता क्या होती है, वही क्या है हमारी बुद्धि कहलाती है। अब दूसरी परिभाषा क्या है, तो दूसरी परिभाषा है आपका कि टर्मैन के अनुसार, तो सूक्ष्म विचारों के अनुसार चिंतन करने की प्रक्रिया को व्यक्ति की बुद्धि कहा जाता है। यानी सूक्ष्म विचार मतलब छोटे चीज़ पर, छोटी छोटी चीज़ों पर हम क्या है चिंतन कर रहे हैं, चिंतन करने की जो प्रक्रिया हो रही है वही क्या है हमारा बुद्धि कहलाता है। अब देखिए बुद्धि के सिद्धांत क्या क्या है, तो देखिए आपको क्वेश्चन अगर अति लघु में आता है कि बुद्धि के सिद्धांत के बारे में बताइए, तो आप यहाँ पर इन सब को भी क्या है वहाँ पर शामिल कर सकते हैं। तो देखिए पहला क्या है, एक तत्व सिद्धांत यानी एक कारकी सिद्धांत, द्वितत्व, द्वि ऐसे लिखाएगा, ठीक है, द्वि तत्व सिद्धांत या इसी को द्विकारकी सिद्धांत भी बोलते हैं। बहुतत्व सिद्धांत यानी बहुकारकी सिद्धांत, फिर क्या समूह तत्व सिद्धांत,
फिर क्या है आपका बहुमानसिक योग्यताओं का सिद्धांत, क्रमिक महत्व का सिद्धांत और संक्रिया उत्पादन का सिद्धांत। ये क्या है, बुद्धि के जो है आपके 7 सिद्धांत होते हैं। तो इन 7 सिद्धांत को आप बिल्कुल अच्छे से स्टूडेंट अपनी भाषा में इसको आप लोग लिख लीजिएगा। यहाँ पर हम एक ही जगह बता दिए ताकि आपको याद करने में जो है सुविधा हो। अब आइए देखिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न हमारा क्या है कि निर्देशन एवं परामर्श का मनोवैज्ञानिक परीक्षण का उपयोग बताइए। कैसे उपयोग करते हैं इसके बारे में बताना है, या इसी को बता सकते हैं कि निर्देशन या परामर्श परीक्षण कैसे करते हैं, किन किन विधियों से जो है निर्देशन और परामर्श का जो है परीक्षण किया जाता है इसके बारे में। तो अब आइए देखिए हम बात करते हैं परीक्षण क्या, तो कौन कौन से परीक्षण है। तो देखिए बुद्धि परीक्षण तो अभी आपको बता दिए, ठीक है। अभियोग्यता परीक्षण होता है, अभिरुचि मापन परीक्षण होता है, निष्पत्ति परीक्षण होता है और व्यक्तित्व परीक्षण। तो देखिए बुद्धि परीक्षण, व्यक्तित्व परीक्षण तो हम आपको बता दिए, तो उसको भी आप लिख सकते हैं ठीक है। तो ये 5 परीक्षण क्या होते हैं आपके जो है निर्देशन एवं परामर्श के लिए जो है उपयोगी होते हैं। अब आइए देखिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। साक्षात्कार से आप क्या समझते हैं, साक्षात्कार का अर्थ बताइए। तो देखिए साक्षात्कार से हम क्या समझते हैं, तो देखिए किन्हीं 2 व्यक्तियों की बातचीत जिनका कोई ना कोई उद्देश्य होता है साक्षात्कार कहलाता है। आप परिभाषा देख लेते हैं जॉन डार्लेंट के अनुसार। तो साक्षात्कार एक उद्देश्यपूर्ण बातचीत है। यह एक ऐसी स्थिति है जिसमें व्यक्ति अपनी जो है पहचान करता है। तो जो साक्षात्कार है क्या, इसमें क्या कर रहा है, व्यक्ति जो है अपनी पहचान कर रहा है, यही क्या है आपका साक्षात्कार होता है। साक्षात्कार होता है क्या होता है, आमने सामने बैठने की एक प्रक्रिया होती है, बातचीत करने की, वार्तालाप करने की एक प्रक्रिया। जैसे अभी आप लोग प्रैक्टिकल देंगे तो उसमें क्या हो रहा है, उसमें आप लोगों की जो एग्जामिनर आते हैं तो आपसे क्या कर रहे हैं, साक्षात्कार ही ना कर रहे हैं, इंटरव्यू ही ना ले रहे हैं। तो वही क्या आमने सामने एक संगोष्ठी होती है, बातचीत करने की जो प्रक्रिया होती है उसी को हम क्या बोलते हैं, साक्षात्कार बोलते हैं। अब आइए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न हमारा क्या है कि निर्देशन एवं परामर्श में माता पिता की भूमिका बताइए या स्पष्ट कीजिए। तो देखिए व्यवहारिक जीवन में अधिक सफलता पाने के लिए व्यक्ति को अपनी सामर्थ्य के अनुसार कार्य करना पड़ता है। यदि कार्य व्यक्ति की रुचि के अनुसार है तो उसमें उसे सफलता मिलने की संभावना रहती है, परंतु यदि व्यक्ति को अनेक प्रकार की समस्याओं का सामना उसे समय करना पड़ता है, उस समय, ठीक है, उस समय करना पड़ता है जब वह विद्यालय में प्रवेश लेता है और सबसे पहले उसके सामने यह प्रश्न आता है कि वह किस विषय को चुने। प्रायः ऐसा होता है कि विषय के चुनाव के समय विद्यार्थी अपने सूझबूझ से काम नहीं लेते हैं, अपने साथियों के बहकाव में आकर ऐसे विषय चुन लेते हैं जिनके प्रति बिल्कुल भी उनकी रुचि नहीं होती है। कभी कभी क्या होता है, आप लोग दोस्ताने में भी आते हैं ना कि नहीं, जैसे आपको समाजशास्त्र पढ़ने का मन है तो आपकी सहेली क्या कि होम साइंस ले रही, तो नहीं हम भी होम साइंस लेंगे। तो ऐसा नहीं होना चाहिए। आपको जैसे जिस विषय में जो रुचि हो तो उस विषय को जो है लेकर पढ़ेंगे, तब आप जाकर सफल होंगे, ठीक है। अतः ऐसी स्थिति में माता पिता बालकों को सही रूप से विषय चुनाव करने के लिए जो है निर्देश दे सकते हैं, ठीक है, बता सकते हैं। जैसे मैं जानती हूँ कि नहीं मेरा बेटा जो है डॉक्टर बनना चाहता है, ठीक है, मेरा बेटा क्या है, उसको डॉक्टरी लाइन में उसका मन है, तो अब मैं उसको फिजिक्स मैथ केमिस्ट्री तो नहीं ना दिलवाऊंगी, मैं उसको क्या करूँगी, मैं उसको बायोलॉजी और प्लस फिजिक्स केमिस्ट्री दिलवाऊंगी, ताकि यही तीनों विषय की जो भूमिका उसके डॉक्टर और इंजीनियर में है। तो अब देखिए यहाँ पे क्या है, अब जैसे एग्जाम्पल से आप समझ लीजिए कि यदि किसी अभिभावक का पुत्र इंजीनियर बनना चाहता है तो उसके लिए विज्ञान गणित का ज्ञान होना आवश्यक है। इसलिए माता पिता को अपने पुत्र को विज्ञान और गणित विषय लेने का निर्देश दे सकते हैं। इस प्रकार अन्य क्षेत्रों में भी माता पिता जो है बहुत निर्देश देने के लिए बहुत लाभकारी हो सकते हैं। तो ऐसा नहीं है, माता पिता भी जो है मतलब बच्चे के लिए जो है एक जो है गाइडेंस के रूप में सामने आते हैं। एक काउंसलर के रूप में तो नहीं कह सकते, लेकिन एक गाइडेंस के रूप में जो है माता पिता भी जो है देखिए बहुत बड़ी भूमिका निभाते हैं। स्टूडेंट देखिए, आपका जो है हमने स्टार्टिंग में ही बताया कि आज की क्लास जो है आप लोगों की लंबी होनी है, लेकिन बस एक ही क्लास पढ़ना है आप लोगों को। एक ही क्लास से आपके मैक्सिमम क्वेश्चन जो है यहाँ पे सॉल्व हो जाएंगे, ठीक है। तो अभी तक देखिए स्टूडेंट, हमने नहीं कहा कि आप लोग वीडियो को शेयर करिए, वीडियो को लाइक कीजिए और कमेंट दीजिए, लेकिन हम अब भी कह रहे हैं स्टूडेंट कि एक बार जरूर आप लोग जोरों शोरों से जो है वीडियो एक दूसरे को जरूर आप लोग शेयर कर दीजिए और लास्ट में जरूर आप लोग बताइए कि आपका वैल्यूएबल कमेंट जो है मेरे लिए बहुत ज़्यादा मोटिवेट होता है, ठीक है, मोटिवेशन का काम करता है स्टूडेंट। अब देखिए अगला प्रश्न हमारा
क्या कह रहा है कि समूह निर्देशन को परिभाषित कीजिए, यानी जो है ग्रुप गाइडेंस क्या होता है उसको बताना है। तो देखिए, निर्देशन कार्यक्रम के आधारभूत तत्वों को कुशलता प्रभावी एवं मितव्ययिता ढंग से पूरा करने का एक साधन समूह निर्देशन भी है। यानी ऐसे क्या, हम अगर एक को लेकर गाइडेंस अगर करेंगे तो हमारा समय भी लगेगा, ठीक है, हमारा पैसा भी ज़्यादा लगेगा। तो अगर हम एक साथ जो है मतलब ग्रुप जो है गाइडेंस करेंगे तो हमारा समय, श्रम और धन तीनों की जो है बचत हो जाएगी। यह निर्देशन एक बढ़ती, ठीक है, बढ़ती बनाई गई बढ़ती है, जिसके द्वारा व्यक्ति को उसके विकास में सहायता प्रदान करती है। निर्देशन क्या है, एक बढ़ती नहीं होगा, यहाँ पर बढ़ती होना चाहिए। यह निर्देशन एक और जिसके द्वारा जो है व्यक्ति का क्या है, व्यक्ति को उसके विकास में क्या करती है, सहायता देती है। अब देखिए हम परिभाषा की बात करते हैं। परिभाषा में क्या है, रॉबर्ट एच नैप के अनुसार उन्होंने क्या परिभाषा दिया कि इस प्रक्रिया में समूह को सार्थक अनुभव प्रदान किए जाते हैं जिससे बालक सामाजिक व्यवहार में दक्ष हो जाए, ठीक है। तो इस प्रक्रिया में क्या करते हैं, एक सार्थक अनुभव, एक मतलब पूरा कंप्लीट अनुभव जो है प्रदान किया जाता है, जिससे क्या बालक भी जो है सोशल डेवलपमेंट का, सोशल बिहेवियर का जो है करने में उसको दक्षता मिल जाए। अब देखिए रॉबर्ट होपॉक के अनुसार इसमें क्या है, सामूहिक निर्देशन वह कोई भी सामूहिक क्रिया है जो कल निर्देशन कार्यक्रम की सुविधा देने या सुधार करने के लिए जो है संपन्न की जाती है, ठीक है। तो ये क्या करती है, ये मतलब आने वाले भविष्य के लिए जो है ये सुविधा देने के लिए जो है ये निर्देशन जो है उपयोगी हो। देखिए स्टूडेंट, आज की ये क्लास आप लोगों की समाप्त होगी। इसके अलावा भी आप लोग देखिए, अगर अपने से पढ़ना चाहते हैं तो एक बार ज़रूर आप लोग व्यावसायिक निर्देशन क्या होता है इसको आप लोग जरूर से देख लीजिएगा। व्यावसायिक निर्देशन के बारे में आप लोग पढ़ लीजिएगा। बाकी शैक्षिक हुआ, सामूहिक निर्देशन, ये सब हम आपको पढ़ा दिए हैं। तो व्यावसायिक निर्देशन कुछ आपका जो परामर्श में जो है आप देख लीजिएगा अपने से, लेकिन ऐसे इतना जो है आप लोगों के लिए सफिशिएंट है। व्यावसायिक निर्देशन क्या है, शैक्षिक निर्देशन क्या है, ठीक है, व्यक्तिगत, हाँ, व्यावसायिक और व्यक्तिगत निर्देशन ये आप लोग जरूर से देख लीजिएगा स्टूडेंट। ओके स्टूडेंट, अपना ध्यान रखिएगा। और देखिए आज की क्लास थोड़ी सी जो है लंबी हो गई है, तो आप घबराइएगा मत, एक वीडियो में ही आप लोग को सफिशिएंट मैटर मिल रहा है स्टूडेंट। आप लोग बस इंजॉय के साथ पढ़िए और आपका पेपर अच्छा होगा स्टूडेंट, परेशान बिल्कुल मत होइएगा। अगर बीच में मुझे समय मिलेगा तो एक मॉडल हम शॉर्ट क्वेश्चन का जरूर लगा देंगे, लेकिन समय अभाव होने के कारण जो है आप लोगों का मॉडल पेपर यहाँ पर जो ये दे दिए हैं, ये आपका सफिशिएंट है। ओके स्टूडेंट, थैंक यू फॉर वाचिंग। मिलते हैं हम अगली क्लास यानी अगले पेपर में, उसका भी आप लोगों का महामैराथन क्लास ही होगा। वो भी आप लोगों का हम 8 यूनिट से क्वेश्चन आपका जो है कंप्लीट कर देंगे एक ही वीडियो में। ओके, थैंक यू फॉर वॉचिंग स्टूडेंट।